5वीं बार मुझे दिवाली की दावत में बुलाना भूल गए। इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया और पहाड़ी झोपड़ी की ओर शांति से चली गई, अकेली। 1 हफ्ते बाद वे मेरे दरवाजे पर बागों और सामान के साथ आए, सोचते हुए कि वे जैसे पहले कभी भी आ सकते थे। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उन्हें पुलिस, कैमरे और मेरे वकील मेहता का सामना करना पड़ा। उस पल वे चौंक गए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ कैसे पहुंची? एक 67 वर्षीय महिला, दादी, विधवा, अपने ही बच्चों के खिलाफ कानून के सामने कैसे खड़ी हो गई? मुझे शुरुआत से बताने दो। ये 24 दिसंबर की शाम 6 बजे की बात है। मैं अपनी रसोई में एप्रन पहने फाल से घूड़ी बना रही थी। दालचीनी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मैंने 20 पुलाव तैयार कराए थे, बिस्किट भी लाए थे जो दादी लुपिता की बेकरी से थे, और मैंने एक भुना हुआ टर्की भी बनवाया था, क्योंकि रोहित, मेरा बड़ा बेटा, हमेशा कहता था कि यह उसे अपने पिता की याद दिलाता है। मेज सजी थी, सफेद प्लेट्स जिनके किनारे सुनहरे थे, लिनन की नैपकिन जो मैंने अपनी माँ से विरासत में ली थी, और मैंने खास मौकों पर ही इस्तेमाल होने वाला हाथ से कढ़ाई किया हुआ मेज पोश भी बिछाया था। मैंने इंतजार किया। 7 बज गए, फिर 8। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी पड़ोसी एस्टेला का संदेश आया। मैंने देखा कि उन्होंने फेसबुक पर फोटो डाली है, सब रोहित के घर पर खाना खा रहे हैं। मेरा दिल टूट गया। मैंने हंसी मजाक वाली तस्वीरों को हाथों में कांपते हुए खोला, और वहां थे रोहित, उसकी पत्नी वल्ली, मेरे 2 पोते, मेरा छोटा बेटा ईशान और उसके साथी, सब एक मेज के चारों ओर मुस्कुराते हुए, खाने की भरपूर मेज के सामने, उठी हुई ग्लासें, हंसते खिलखिलाते, मेरे बिना। ये पहली बार नहीं था, ये 5वीं बार था। 5 दिवाली एक के बाद एक, जब वे मुझे बताना भूल गए। 5 बार मैं अकेली रही, उस खाने के साथ जो कोई नहीं खाने आया। मैंने उस खाली मेज पर बैठकर पेड़ की रोशनी बुझा दी और चुपचाप रोई, जैसे मैंने पिछले 8 सालों में विधवा रहने के बाद रोना सीखा था। लेकिन उन आंसुओं के बीच कुछ बदल गया। मैंने अपना चेहरा पोंछा, उठी और दृढ़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने अलमारी से एक पुरानी भूरे रंग की चमड़े की सूटकेस निकाली, जो मेरे पति बिजनेस के लिए यात्रा पर ले जाते थे। उसकी खुशबू अब भी उनकी लोशन की थी। मैंने कपड़े, दवाइयां, दस्तावेज और एक हरे रंग का मखमली बक्सा पैक करना शुरू किया, जिसे मैंने अलमारी के नीचे छिपा कर रखा था। एक बक्सा जिसे किसी ने नहीं देखा था। एक बक्सा जो सच्चाई की कहानी बताता था। रात 11 बजे मैंने अपने घर का दरवाजा बंद किया, अपनी गाड़ी में बैठी और पहाड़ी गांव की झोपड़ी की ओर 3 घंटे की यात्रा की। वह झोपड़ी जो मैंने अपने पति से विरासत में पाई थी, जिसे मेरे बच्चे हमेशा नजरअंदाज करते थे, क्योंकि यह बहुत दूर थी और इसमें वाईफाई नहीं था। उनके लिए यह झोपड़ी कोई महत्व नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए यह मेरा आश्रय थी। मैं सुबह पहुंची। पहाड़ की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छू लिया। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे शहर में नहीं चमकते। सब कुछ चुप था। वर्षों में पहली बार मैंने शांति से सांस ली। मैंने अंदर जाकर आग जलाई, कैमोमाइल की चाय बनाई और आग के सामने बैठ गई, हरे बक्से को अपने पैरों पर रखकर। मैंने धीरे धीरे ढक्कन खोला। अंदर थे वो अर्नब जिनकी वापसी रोहित ने नहीं की थी। 340,000 एक ऐसे व्यवसाय के लिए जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। 1,80,000 जो वल्ली ने मुझे उधार लिए थे, जो बाद में ऑनलाइन जुए के लिए निकले। 5,20,000 जो ईशान को अपने अपार्टमेंट के लिए चाहिए थे, लेकिन उसने अपनी साथी के साथ यूरोप की यात्रा पर खर्च कर दिए। वहां मेरे संपत्तियों के कागजात, असली वसीयत और कुछ और थे, संदेशों और ईमेल की प्रतियां, जहां वे मुझे अयोग्य घोषित करने की योजना बना रहे थे, ताकि वे सब कुछ ले सकें। क्योंकि मैं मूर्ख नहीं थी, कभी नहीं थी, बस एक बहुत अच्छी माँ थी। लेकिन उस रात आग के सामने मैंने एक निर्णय लिया। अब और नहीं। मैंने अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया जो मैंने महीनों से सहेजा था। वकील मेहता, मैंने कहा जब उन्होंने फोन उठाया, मैं ग्रेसिला तिवारी हूं। मुझे सुबह जल्दी आपसे मिलना है। मैं अपने बच्चों के खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहती हूँ। दूसरी ओर चुप्पी थी,
क्या आप सुनिश्चित हैं, मैडम? अपने जीवन में अब तक सबसे ज्यादा मैंने फोन काटा। मैंने बक्सा बंद किया और बहुत समय बाद गहरी नींद में सोई, क्योंकि मुझे पता था कि जब मेरे बच्चे मेरी अनुपस्थिति का एहसास करेंगे, जब वे मुझसे अपने बहानों और चालाकियों के साथ पूछने आएंगे, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अकेले नहीं। और एक हफ्ते बाद जो हुआ, उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कहानी किस तरह से एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपको चुप कर देगा। वकील मेहता अगले दिन सुबह झोपड़ी पर पहुंचे। वह लगभग 50 साल का गंभीर व्यक्ति था, एक पुरानी चमड़े के ब्रीफकेस के साथ, जिसकी नजर में भरोसा था। हम आग के सामने बैठे। मैंने सुबह बनाई हुई काढ़े की कॉफी उन्हें दी। भाप हमारे बीच उठ रही थी जब मैंने हरे बक्से को खोला। वकील, मैंने मजबूत आवाज में कहा, मुझे यह देखना है। मैंने एक एक करके दस्तावेज निकाले। हस्ताक्षरित चेक, ट्रांसफर के सबूत, टेक्स्ट संदेश, ईमेल, सब तारीख के अनुसार व्यवस्थित। सब पर मैंने खुद नोट्स लिखे थे। वे चुपचाप हर पेपर को देख रहे थे। कभी कभी वे मेरी ओर आश्चर्य से देखते थे। मैडम ग्रेसीला, उन्होंने आखिरकार कहा, आपने इन सब का दस्तावेजीकरण किया है। अडेप्टेड स्क्रिप्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने वर्षों से सबूत इकट्ठा किए हैं। वकील मेहता, वर्षों से इंतजार कर रही हूं कि चीजें बदले, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। मैंने सब कुछ बताया कि कैसे मेरे पति की मृत्यु के बाद 8 साल पहले मेरे बच्चे मुझसे अलग व्यवहार करने लगे। मैं अब मां नहीं रही, मैं एक बटुआ बन गई थी, एक ऐसा बैंक जो कभी पैसे नहीं लौटाता। सबसे पहले रोहित आया। मां, मेरे पास एक अद्भुत व्यापार का मौका है। मुझे सिर्फ 30-40 हज़ार रुपए चाहिए। मैं 6 महीनों में लौटा दूंगा। लेकिन 6 महीने 8 सालों में बदल गए। मैंने कभी 1 रुपया नहीं देखा। फिर वल्ली आई, उसकी पत्नी। उसकी आंखें लाल थीं। वह संकट का नाटक कर रही थी, जो बाद में मैंने जाना कि झूठ था। सासू माँ, हमारे पास एक बड़ा कर्ज है। अगर हम चुकता नहीं करते तो हमारा घर जब्त हो जाएगा। मैंने उसे 180 1,000 रुपए दिए। घर कभी खतरे में नहीं था, लेकिन उसके ऑनलाइन जुए की लत सच में थी। ईशान, मेरा छोटा बेटा, जिसे मैं अलग समझती थी, उसने भी मुझे धोखा दिया। माँ, मैंने एक परफेक्ट अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मुझे सिर्फ एंट्री की जरूरत है। मैंने उसे 5-20 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए। एक सप्ताह बाद मैंने उसके सोशल मीडिया पर पेरिस, लंदन, रोम की तस्वीरें देखीं। उसने बहाने बनाने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन यह सब नहीं है वकील। मैंने एक और फोल्डर निकाला। 3 महीने पहले उन्होंने मेरी सिग्नेचर की नकल करने की कोशिश की। मैंने कुछ दस्तावेजों की प्रतियां दिखाई, जिनमें दावा किया गया था कि मैंने एक जमीन की बिक्री की अनुमति दी थी, जो मेरे पति ने मुझे छोड़ी थी, जिसकी कीमत 45,000 रुपए थी। सिग्नेचर मेरी तरह दिखती थी, लेकिन मैंने कभी उन कागजात पर साइन नहीं किए। यह धोखाधड़ी का प्रयास है। वकील मेहता ने खड़े होकर कहा, मैडम, हम इसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मैंने उसे रोका। रुको, और भी है। मैंने अपना फोन निकाला, एक रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन खोला और ऑडियो स्पीकर में लगाया। ये रोहित और वल्ली के बीच की बातचीत थी। मैंने 2 महीने पहले एक पारिवारिक भोजन के दौरान बिना उन्हें बताए रिकॉर्ड किया था, जब मैं बाथरूम गई थी और अपना फोन एक कुशन के नीचे छिपाकर छोड़ दिया था। रोहित की आवाज साफ थी, हमें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। माँ अब बूढ़ी हो रही है। अगर हम एक डॉक्टर से उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रमाणित करवा लें, तो हम सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। वल्ली ने जवाब दिया, तेरा भाई पहले ही एक वकील से बात कर चुका है। वह कहता है कि 2 गवाहों और एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हम उसे अक्षम घोषित कर सकते हैं। सब कुछ हमारे फंड में रहेगा, जिसे हम संभालेंगे। रोहित हंस रहा था। गरीब माँ, हमेशा इतनी भरोसेमंद और भावुक। उसे नहीं पता कि यह परिवार नहीं, व्यापार है। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो पहाड़ी झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। वकील मेहता ने मुझे एक मिश्रित आक्रोश और सम्मान से देखा।
मैडम ग्रेसिला, उन्होंने धीरे कहा, आपके पास सिर्फ सबूत नहीं है, आपके पास एक मजबूत मामला है, बहुत मजबूत। मैंने सिर हिलाया। मैंने महसूस किया कि आंसू बहने को हैं, लेकिन मैं उन्हें रोके रखी। मैंने काफी रो लिया था। मैं चाहती हूं कि आप सब कुछ तैयार करें। वकील, धोखाधड़ी के लिए शिकायत, आर्थिक उत्पीड़न के लिए, और मैं चाहती हूं कि इस झोपड़ी में सुरक्षा कैमरे लगवाएं, अच्छे कैमरे, ऑडियो के साथ। उन्हें यहां आने का इंतजार करें। मैं उन्हें जानती हूं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं गायब हो गई, तो वे घबरा जाएंगे। मेरे लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें उन कागजात पर साइन कराना है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कहां हूं, वे बिना बताए आएंगे, जैसे हमेशा करते थे। वकील ने पहली बार मुस्कुराया। और आप तैयार रहेंगी? बिल्कुल। हमने बाकी का दिन सब कुछ व्यवस्थित करने में बिताया। उन्होंने फोन किए, एक जाने माने जज से संपर्क किया, और उस दिन एक सुरक्षा तकनीशियन आया जिसने कैमरे लगाए। जब वे काम कर रहे थे, मैं झोपड़ी के आसपास टहल रही थी। पाइन के जंगल की खुशबू नम जमीन की थी। पक्षी चहचहा रहे थे। जो शांति मैं महसूस कर रही थी, वह मैंने वर्षों में नहीं अनुभव की थी। मेरे पति इस जगह से प्यार करते थे। वह हमेशा कहते थे, ग्रेसिला, जब मैं शहर के शोर से थक जाऊंगा, हम यहां रिटायर होंगे, तुम और मैं, शांति से। एक दिल का दौरा उन्हें समय से पहले ले गया, लेकिन अब मैं यहां उस सपने को पूरा कर रही थी, भले ही अकेले। मैडम, वकील ने दरवाजे से मुझे बुलाया। सब कुछ तैयार है। कैमरे काम कर रहे हैं। वे अपने आप रिकॉर्ड करते हैं जब कोई मूवमेंट डिटेक्ट होता है। परफेक्ट। उस रात जब सब चले गए, मैं झोपड़ी के बरामदे में एक कंबल ओढ़े बैठी थी। मेरा फोन बजने लगा। रोहित, ईशान, वली। संदेश, कॉल, मैंने सब पढ़े। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें तुरंत बात करनी है। कुछ कागजात हैं जो आपको साइन करने हैं। मैंने अंधेरे में मुस्कुराया। वे इंतजार करें, खोजें, क्योंकि जब वे मुझे खोज लेंगे तो मैं पहले जैसी मां नहीं रहूंगी। संदेश पूरे सप्ताह नहीं रुके। हर सुबह मैं उठती और फोन में 20, 30, 40 नोटिफिकेशन देखती। सभी उनके थे। सभी एक ही स्वर में। पहले झूठी चिंता, फिर छिपी हुई मांग। मां, हम चिंतित हैं। आप ठीक हैं? कृपया जवाब दें। आप हमें परेशान कर रही हैं। 3 दिन हो चुके हैं। ये सामान्य नहीं है। हम आपके घर आएंगे। मैं हर एक को पढ़ती रही। झोपड़ी के बरामदे में बैठकर कॉफी पीते हुए, और कोई जवाब नहीं दिया। वकील मेहता ने मुझे सलाह दी थी, उन्हें अनिश्चितता में छोड़ दे, उन्हें डिसेस्परेट करे। निराश लोग गलती करते हैं। और वह सही थे। चौथे दिन संदेशों का स्वर बदल गया। रोहित ने लिखा, मां, हमें आपकी जरूरत है। जमीन के कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। खरीदार सिर्फ महीने के अंत तक इंतजार करेगा। अगर हम साइन नहीं करते, तो हम बिक्री और 45,000 रुपए खो देंगे। वहां उनकी चिंता की असली वजह थी। वल्ली और अधिक सीधी थी। सासू मां, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह आपकी तरफ से बहुत स्वार्थी है। संज्ञान में आने वाले गंभीर समस्याएं थीं, और तुम गायब थीं, एक विद्रोही किशोरी की तरह। अब क्रिसमस के खाने की बात को छोड़ दो। यह एक गलत फहमी थी। गलत फहमी। 5 सालों से गलत फहमियों का सिलसिला। ईशान ने संवेदनशील बेटे का पत्र लिखा, मां, अगर तुम नाराज हो तो बात करें, लेकिन इस तरह गायब होना कोई समाधान नहीं है। हम परिवार हैं, परिवार को नहीं छोड़ते। यह विडंबना मुझे चोट पहुंचा रही थी। परिवार को नहीं छोड़ते। और उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने पहाड़ी झोपड़ी में अपनी दिनचर्या जारी रखी। सुबह सुबह जंगल में टहलने निकल जाती। ठंडी हवा मेरे मन को साफ कर देती। मैं पाइन के पेड़ों को देखती, पास में बहते नदी की आवाज सुनती, चिमनी के लिए सूखी पाइनकोन इकट्ठा करती। दोपहर में मैं अपने दस्तावेजों की बार बार जांच करती। तारीखें, राशि, विवरण, सब कुछ तैयार करती। वकील मेहता 5वें दिन समाचार लेकर आए, मैडम ग्रेसिला, मैंने एक निजी जांच करता रखा है। मैंने उनसे आपकी बहू वल्ली की वित्तीय स्थिति की जांच करने को कहा। उन्होंने एक फोल्डर निकाला। उसके अंदर खाता विवरण, स्क्रीनशॉट, लेन देन के रिकॉर्ड थे।
आपकी बहू के पास 3 ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय आर्न है। कुल मिलाकर 890 से 19,000 रुपए उसने खतरनाक लोगों से उधारी ले रखी है। मेरे पेट में एक भारीपन था, न कि उसके लिए, बल्कि मेरे पोतों के लिए। 2 किशोर उस घर में, उस दबाव के साथ, उन समस्याओं के साथ रह रहे थे। और भी है, वकील ने जारी रखा। आपका बेटा ईशान भी वित्तीय समस्याओं में है। उसे 3 महीने से किराया नहीं चुकाना पड़ा है। मकान मालिक ने पहले ही निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और रोहित रोहित सबसे चालाक है। उसके पास गंभीर व्यक्तिगत आर्न नहीं है, लेकिन उसे उस जमीन के पैसे की जरूरत है। उसने एक आयात व्यापार में निवेश किया है, जो बंद होने की कगार पर है। अगर उसने जल्दी पूंजी नहीं डाली, तो वह सब कुछ खो देगा। तब सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी। उन्हें मेरे पैसे, मेरी संपत्तियां, मेरा हस्ताक्षर चाहिए था। और मैंने धोखाधड़ी के बारे में पूछा। मैंने पहले ही आधिकारिक शिकायत दर्ज करवा दी है। उस नॉटरी जो उन फर्जी दस्तावेजों को मान्यता दी, उसकी जांच की जा रही है। आपके बेटे रोहित को अगले सप्ताह गवाह के रूप में बुलाया जाएगा। मैंने सिर हिलाया। पहेली के टुकड़े एकदम सही बैठ रहे थे। उस रात जब चिमनी में आग क्रैकलिंग कर रही थी, मैंने एक बॉक्स से पुरानी तस्वीरें निकाली, जब मेरे बच्चे छोटे थे। रोहित अपने प्राथमिक स्कूल की ड्रेस में, बिना दांतों के, मुस्कुराते हुए। ईशान मेरी गोद में, मुझे अपने मोटे हाथों से गले लगाते हुए। सब कुछ कब खो गया? किस पल मैंने उनकी मां से उनके संसाधन में बदलने का सफर तय किया? एक आंसू एक तस्वीर पर गिरा। मैंने उसे सावधानी से पूछा। मुझे उन बच्चों की याद आ रही थी, लेकिन वे बच्चे अब मौजूद नहीं थे। 7वें दिन मुझे एक अलग संदेश मिला। यह मेरे सबसे बड़े पोते सेबास्टियन, 16 वर्ष का था। दादी, मेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। कहते हैं कि अगर तुम नहीं आई तो वो तुम्हें खोजने जाएंगे। कृपया बताओ कि तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मेरा दिल टुकड़ों में बट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी। पहली बार मैंने एक संदेश का उत्तर दिया, लेकिन रोहित को नहीं, ईशान को नहीं, वल्ली को नहीं, सेबास्टियन को। मैं ठीक हूं मेरे प्यारे। मुझे केवल अपने लिए थोड़ा समय चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी प्रतिक्रिया तुरंत आई। तुम कब लौटोगी? जल्द, लेकिन जब मैं लौटूं, चीजें अलग होंगी। उसने समझा नहीं कि मेरा क्या मतलब था, लेकिन वह समझ जाएगा। जल्दी ही सभी को यह समझ में आ जाएगा। उसी रात रोहित ने वह संदेश लिखा जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मुझे पता है तुम कहाँ हो माँ। कल हम सब वहां जा रहे हैं। हमें व्यक्तिगत रूप से बात करनी है, और तुम्हें उन कागजों पर हस्ताक्षर करना है। यह नाटक खत्म हो गया। मैंने वह संदेश 3 बार पढ़ा। मैंने खिड़की की ओर देखा। सुरक्षा कैमरे अंधेरे में अपनी लाल बत्तियों के साथ चमक रहे थे। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने वकील मेहता को कॉल किया। वे आ रहे हैं, मैंने कहा। बस। मैंने खिड़की के कांच में अपने प्रतिबिंब को देखा। 66 वर्षीय एक थकी हुई, घायल लेकिन खड़ी महिला, जो बिल्कुल तैयार थी। और कल सब कुछ धमाका करने वाला था। 8वें दिन की सुबह ठंडी और बादलों से भरी थी। मैं जल्दी उठी, कॉफी बनाई, ध्यान से तैयार हुई। वाइन रंग की ऊनी स्वेटर और गहरे रंग की पैंट पहन ली, और अपने बालों को एक साधारण बुनाई में बांध लिया। मैं डिग्निफाइड और मजबूत दिखना चाहती थी। वकील मेहता सुबह 9 बजे 2 अन्य लोगों के साथ आए। कमांडर रुइस, एक 40 वर्षीय गंभीर पुलिस अधिकारी, और एक युवा महिला जो एक पेशेवर कैमरा लेकर आई थी। मैडम ग्रेसिला, कमांडर ने मुझे सलाम किया। वकील ने मुझे स्थिति के बारे में बताया। मैं यहां आधिकारिक गवाह के रूप में मौजूद रहूंगा। जो कुछ भी होगा वह रिकॉर्ड किया जाएगा। धन्यवाद, कमांडर। ये मिस फर्नांडिज हैं। उन्होंने युवा महिला की ओर इशारा किया। ये सब कुछ वीडियो में डॉक्यूमेंट करेगी। ये ऐसे मामलों में प्रोटोकॉल है। मैंने सिर हिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरा मन स्पष्ट था। हमने योजना को फिर से देखा। बाहरी कैमरे पहले से ही रिकॉर्ड कर रहे थे। पेशेवर कैमरा सब कुछ अंदर से कैद करेगा। कमांडर शुरुआत से ही दृश्यमान रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं। सब कुछ विधिक
सब कुछ दस्तावेजित। आपने कहा था कि वे कब पहुंचेंगे? वकील ने पूछा। रोहित ने लिखा था कि वे सुबह जल्दी निकलेंगे। शहर से 3 घंटे का रास्ता है। मेरा अनुमान है कि 11 से 12 बजे के बीच आएंगे। हमने इंतजार किया। मैंने और कॉफी बनाई। मैंने अंतिम बार दस्तावेजों की जांच की। कमांडर ने पोर्ट से कुछ कॉल की। कैमरा ऑपरेटर अपने उपकरणों को ठीक कर रही थी। 11:30 बजे हमने इंजन की आवाज सुनी। 2 गाड़ियां पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रही थीं। एक काली, एक सफेद। मैंने देखा कि वे अपनी राह में धूल उड़ा रहे थे। वे आ गए हैं, मैंने घोषणा की, जैसे मेरी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। शांत रहिए मैडम, वकील ने कहा। याद रखें, आपके पास नियंत्रण है, आपके पास सत्य है। गाड़ियां झोपड़ी के सामने रुकी। दरवाजे खुले। पहले रोहित उतरा, 42 साल का, उस लुक के साथ जो हमेशा से था, जैसे पूरी दुनिया उसे कुछ देनी थी। ग्रेसीला तिवारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह धूप में काले चश्मे के पीछे थी, जबकि मौसम तो बादलों से भरा हुआ था। पीछे वल्ली खड़ी थी। उसके चेहरे पर परफेक्ट मेकअप था, नई नाखूनों के साथ। हमेशा की तरह दिखावे का खेल। दूसरी गाड़ी से ईशान और उसका साथी दानिश उतरे, और मेरी हैरानी की बात यह थी कि मेरे 2 पोते, सेबास्टियन और मार्सेला, 16 और 14 साल के भी साथ थे। ये सब मेरे प्लान में नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे इसे देखें, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रोहित ने दरवाजे की ओर निश्चित कदमों से बढ़ते हुए चलना शुरू किया। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, सीधे दरवाजे की कुंडी घुमाई, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में किया हो, जैसे यह झोपड़ी उसकी हो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। यह ताले में था। उसने फिर से कोशिश की और जोर से खटखटाया। कुछ तो करो मां, उसने चिल्लाया। खोलो, हम शहर से आए हैं। ये क्या खेल है? मैंने कमांडर को देखा। उसने सिर हिलाया। मैं दरवाजे की ओर बढ़ी, गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। रोहित का चेहरा क्षण भर में चिढ़ से भ्रम में बदल गया, क्योंकि उसने मुझे अकेले नहीं पाया। कमांडर रुइज मेरे बगल में खड़ा था, यूनिफॉर्म में। उसकी पहचान पत्र दिख रही थी। कैमरामैन ने अपने उपकरण उनकी ओर तान दिए और वकील मेहता मेरे पीछे एक फोल्डर के साथ आए। सन्नाटा छा गया। क्या? ये क्या है? रोहित ने हकलाते हुए कहा, चश्मा हटाते हुए। वल्ली एक कदम पीछे हटी। ईशान का चेहरा सफेद पड़ गया। पोते आपस में डरे हुए नजरें मिला रहे थे। ये, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, कई चीजों का अंत है। आओ, हमें बात करनी है। मां, मैं कुछ नहीं समझता, रोहित ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में वह अधिकार नहीं था। वह नर्वस लग रहा था। तुम समझोगे? मुझ पर विश्वास करो, तुम समझोगे। कमांडर रुइज ने औपचारिक रूप से खुद को पेश किया। कमांडर एस्टेबन रुइज, पुलिस मंत्री। आपकी मां ने इस मुलाकात में गवाह के रूप में मेरी उपस्थिति मांगी है। यह सब कानूनी सुरक्षा के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। वल्ली ने रोहित से कुछ फुसफुसाया। उसने सिर हिलाया। मां, ये बेकार है। हम तुम्हारा परिवार हैं। पुलिस क्यों है? कैमरे क्यों हैं? तुमने क्या सोच लिया है? किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया रोहित। इसके विपरीत, मैंने आखिरकार अपनी आंखें खोली। ईशान ने करीब आना चाहा। मां, अगर तुम दिवाली को लेकर नाराज हो तो हमें खेद है। सच में, ये एक गलती थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। गलती? मैंने कहा। गुस्से का एक पुराना लहर मेरे गले से ऊपर आया। 5 साल की गलतियां। या गलती यह थी कि तुमने मेरी दस्तखत को गलत तरीके से बेचने की कोशिश की। इस बीच सन्नाटा एक गरजने की आवाज की तरह था। रोहित ने मुंह खोला, फिर बंद किया, फिर से खोला। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम जानते हो, सब जानते हैं। वकील मेहता एक कदम आगे बढ़े। साहब, मेरे पास यहां धोखाधड़ी के प्रयास, अवैध कब्जे और बिना चिकित्सकीय आधार के मानसिक असमर्थता की साजिश के सबूत हैं। क्या तुम चाहोगे कि हम इसे यहां बाहर चर्चा करें या अंदर चलें? वल्ली सबसे पहले टूट गई। रोहित, चलो, ये एक जाल है। कोई नहीं जाएगा, कमांडर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। मेरे पोते सेबास्टियन ने मुझे नम आंखों से देखा। दादी, क्या हो रहा है? मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकती थी।
कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत समय पहले होना चाहिए था मेरे प्यारे। सच। और फिर वह टकराव शुरू हुआ, जो सब कुछ बदल देगा। वे चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हुए। एक भारी, असहज चुप्पी थी, जो डर से भरी हुई थी। रोहित आगे बढ़ते हुए अपने अधिकार को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हथेलियां कांप रही थीं। वल्ली अपनी नाखून चबाते हुए थी, जो मैंने कभी उसे करते नहीं देखा था। ईशान ने जमीन से नजरें नहीं उठाई। पोते सोफे पर एक साथ बैठे, भ्रमित और डरे हुए। बैठो, मैंने आदेश दिया और मेरी आवाज अलग थी, दृढ़, बिना किसी विनती के। उस मात्र स्वर में नहीं जो मैं हमेशा उन्हें असहज न करने के लिए इस्तेमाल करती थी। वकील मेहता ने अपनी फाइल को सेंटर टेबल पर रखा। उसने उसे आराम से खोला, रंगों के अनुसार व्यवस्थित फोल्डर निकालते हुए। कैमरामैन ने अपने उपकरण को समायोजित किया। कमांडर रुइस दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ बांधे हुए। मां, रोहित ने शुरू किया, मुझे नहीं पता तुम इन लोगों से क्या सुन रही हो, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने अकेले ही जांच की, मैंने अकेले ही दस्तावेज किए, मैंने अकेले ही अपनी आंखें खोली। मैंने हरे मखमली बॉक्स को निकाला और उसे टेबल पर एक जोर से रखा, जिससे वल्ली कूद गई। क्या तुम जानते हो ये क्या है? मैंने एक एक करके उन्हें देखते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। यह सच है, वह सच, जिसे तुमने सोचा था कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। मैंने बॉक्स खोला, पहला दस्तावेज निकालते हुए। रोहित, अक्टूबर 2017। तुमने मुझसे 3,40,000 रुपये एक आयात व्यवसाय के लिए मांगे थे। तुमने कहा था कि 6 महीनों में मुझे ब्याज के साथ वापस करोगे। तुमने इस वादा पत्र पर दस्तखत किए थे। मैंने कागज दिखाया। उसकी दस्तखत वहां थी, साफ, निर्विवाद। 8 साल हो गए, मैंने एक भी रुपया नहीं देखा। मां, व्यवसाय नहीं चला। मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने मुझे कुछ नहीं समझाया। तुम 2 महीने के लिए गायब हो गए और जब लौटे तो ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक और दस्तावेज निकाला। वल्ली, मार्च 2019। तुमने मुझसे एक 80,000 रुपए मांगे। तुमने कहा कि तुम्हारी बैंक में एक देनदारी है, कि तुम्हारा घर जब्त होने वाला है। तुम रो रही थी, मुझे गले लगा रही थी। तुमने कहा, सासू मां, आप मेरी मुसीबत का हल है। वल्ली खड़ी हो गई। मैंने एक निजी जासूस को हायर किया। तुम्हें पता है उसने क्या खोज निकाला? मैंने वकील द्वारा दिए गए बैंक स्टेटमेंट निकाले कि कभी भी कोई जब्ती नहीं हुई, कि उन 80,000 रुपयों का तुमने ऑनलाइन जुए में इस्तेमाल किया और आज तुम 8,90,000 रुपए के साहूकारों के कर्ज में हो। बहुत खतरनाक लोग, वल्ली, इतने खतरनाक कि वे तुम्हारे परिवार को धमकी दे रहे हैं। वह अचानक उखड़ गई। ये झूठ है, आपके पास मुझे जांचने का अधिकार नहीं है। बैठो, कमांडर रुइज ने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। वल्ली कांपते हुए बैठ गई। मैंने ईशान की ओर मुड़कर, मेरा छोटा बेटा, जो हमेशा सबसे प्यारा था, जिसे मैं हमेशा अलग समझती थी। ईशान, जून 2020 में तुमने मुझे 5-20 हजार रुपए अपने फ्लैट के लिए एडवांस के लिए मांगे। तुमने कहा कि तुम आखिरकार अपना घर पाने वाले हो। मुझे गर्व महसूस हुआ। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 हफ्ते बाद मैंने तुम्हारी तस्वीरें यूरोप में देखी। पेरिस, लंदन, रोम, 3 महीने की यात्रा। ये पैसे कहाँ से आए? ईशान, मां, मैं कहाँ से? मेरे पास बचत थी। झूठ? वकील मेहता ने बीच में ही कहा और कागजात निकालने लगे। तुम्हारा बैंक बैलेंस शून्य था। एकमात्र बड़ा इनकम ट्रांसफर तुम्हारी मां का था। उसी पैसे से तुम्हारी यात्रा का खर्च चला और अब तुम्हें 3 महीने का किराया देना है। तुम्हारे मकान मालिक ने 2 हफ्ते पहले तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू की। डेनियल, ईशान का साथी, उसे असमंजस में देख रहा था। क्या यह सच है? ईशान ने जवाब नहीं दिया, बस अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। मेरा पोता सेबास्टियन खड़ा हो गया। दादी, मैं समझता नहीं, पापा ने चोरी की। बैठ जाओ सेबास्टियन, रोहित ने आदेश दिया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। मैंने अपने पोते के सामने घुटने टेक दिया, उसके हाथ थामे। मेरे प्यारे, तुम्हारे माता पिता ने मुझसे चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं रहा,
तो उन्होंने मुझसे जो थोड़ी सी चीज बची थी उसे भी लेने की कोशिश की। कैसे? मैंने रोहित की तरफ देखा। उसने मेरी नजरें टाल दी। वकील, मैंने कहा, उन्हें दस्तावेज दिखाइए। वकील मेहता ने मेज पर कागजात की प्रतियां रखीं, उन कागजात पर जहां कथित तौर पर मैंने जमीन बेचने की अनुमति दी थी। यह 3 महीने पहले सार्वजनिक रजिस्टर में पहुंचा। कोयोआकान में पहले सरा 4 रुपये मूल्य की संपत्ति की बिक्री का अनुरोध, जिसमें ग्रेसिला तिवारी का हस्ताक्षर है। उसने कागजात रोहित को दिए। समस्या यह है कि ग्रेसिला ने कभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर नकली है, एक अच्छी नकली, लेकिन नकली। रोहित ने कागजात देखे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने नुतारी ने कहा कि यह कानूनी है। नुतारी रामिरेज पर धोखाधड़ी का आरोप है, उसने पहले ही बयान दिया। उसने कहा कि तुमने इसे प्रोसेस करने के लिए 1,50,000 रुपये दिए बिना हस्ताक्षरकर्ता की पहचान की जांच की। वल्ली चिल्लाई, ये तुम्हारा आइडिया था रोहित। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। चुप रहो, तुम वही हो जिसने हमें कर्ज में डाला। तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम कभी पर्याप्त नहीं कमाती, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय असफल है। वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे, सभी के सामने एक दूसरे को नष्ट करते हुए। पोते रो रहे थे। ईशान अभी भी हाथों में सिर डाले बैठा था। डेनियल सब कुछ सदमे में देख रहा था। मैं बैठी रही, शांत, यह देखते हुए कि उनकी फसाड कैसे गिर रही थी। कमांडर रुइज ने 2 जोर से ताली बजाई। खामोशी, सब चुप हो गए। सेना ग्रेसिला, कमांडर ने कहा, क्या आप औपचारिक आरोप लगाना चाहेंगे? ये वह क्षण था, निर्णय जो सब कुछ बदल देगा। मैंने अपने बच्चों की ओर देखा। रोहित, जो अब एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। ईशान, जो चुपचाप रो रहा था। वल्ली, जो गुस्से और डर से कांप रही थी। मैंने अपने पोते की ओर देखा। सेबास्टियन, जो मुझे विनती भरी नजरों से देख रहा था। मार्सेला, जो कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन महसूस कर रही थी कि उसकी दुनिया टूट रही थी। मैंने गहरी सांस ली। जवाब देने से पहले मैंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ सुनो। मैंने अपना फोन निकाला, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन खोला। यह मैंने 2 महीने पहले पारिवारिक भोजन के दौरान रिकॉर्ड किया था, जब मैं बाथरूम गई थी। मैंने प्ले बटन दबाया और तब रोहित की आवाज पहाड़ी झोपड़ी को भरने लगी। हमें जल्दी कार्रवाई करनी है। मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है। अगर हम एक डॉक्टर से यह साबित करवा लें कि वह ठीक नहीं है, तो हम सब कुछ अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। और उसी क्षण मैंने देखा कि उनके दिल कैसे टूट गए। ऑडियो चलता रहा। हर शब्द एक चाकू था। वल्ली की आवाज साफ सुनाई दी। तुम्हारा भाई पहले ही एक वकील से बात कर चुका है। वह कहता है कि 2 गवाहों और एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हम उसे अक्षम घोषित कर सकते हैं। सब कुछ ट्रस्ट में रहेगा, जिसे हम संभालेंगे। रोहित ने उठने की कोशिश की। माँ, इसे बंद करो। लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने उसे जारी रहने दिया। उसकी अपनी आवाज चलती रही। बेचारी माँ, हमेशा इतनी विश्वास पात्र, इतनी भावुक। उसे नहीं पता कि यह व्यवसाय की बात है, परिवार की नहीं। और फिर हंसी, वह हंसी जिसने मुझे कई हफ्तों तक नींद नहीं आने दी। सेबास्टियन एकदम खड़ा हो गया। अपने पिता को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आतंक, निराशा। पापा, तुमने सच में दादी को पागल घोषित करने की बात की? रोहित ने हाथ फैलाए। बेटा, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है ना? हम सब बहुत परेशान थे। तुम्हारी माँ पर कर्ज है, व्यवसाय गिर रहा है। हमें जरूरत थी। तुम्हारी माँ से चोरी करना चाहते थे। सेबास्टियन ने आंसू बहाते हुए कहा, उसे अक्षम घोषित करना ताकि तुम उसकी संपत्ति ले सको। यही तुम चाहते थे। मार्सेला, मेरी पोती चुपचाप रो रही थी। उसने सोफे से उठकर मेरी ओर दौड़ लगाई। उसने मुझे मजबूती से गले लगाया। दादी, माफ करना, माफ करना, माफ करना। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। अंत में ईशान ने टूटे हुए स्वर में कहा, माँ, मुझे पता था। रोहित ने मुझे उसकी योजना के बारे में बताया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो।
लेकिन मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि अगर तुम लोग कानूनी बातें संभाल लेते, तो मैं केवल अपनी हिस्सेदारी, अपनी विरासत की पहले मिल जाऊँगा। उसने सिर झुका लिया। हाँ, कड़वा सच झूठों से ज़्यादा दर्द देता है। डैनियल, उसका साथी, उसे दूर चला गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता जो मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी अपनी माँ, ईशान। तुम लोग दबाव नहीं समझते। वल्ली अचानक चिल्लाई। कर्ज में जीना, धमकियों का सामना करना, हमें उस पैसे की जरूरत थी। तो काम करो। मैंने बस इतना कहा, जैसे सभी लोग करते हैं, जैसे मैंने किया जब मेरे ससुर का निधन हुआ और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ छोड़ दिया गया। मैंने मेहनत की, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला। आपके पास संपत्तियां हैं, पैसे हैं। आपकी उम्र में आपको इसकी जरूरत नहीं। मेरी उम्र, मैंने दोहराया, जब मेरी नाराजगी बढ़ने लगी। 67 साल की उम्र में क्या मैं कुछ भी पाने का हक नहीं रखती? क्या मैं अपने जीवन की मेहनत पर फैसला करने का हक नहीं रखती? वकील मेहता ने और दस्तावेज मेज पर रख दिए। यहां मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं। श्रीमती ग्रेससीला ने 8 वर्षों में कुल 10,40,000 रुपए उधार दिए। एक भी रुपया वापस नहीं किया गया। इसके अलावा भावनात्मक शोषण का सबूत भी है। उन्होंने संदेशों की छपाई की, उन्हें जोर से पढ़ा। रोहित, 6 महीने पहले। माँ, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। क्या आप चाहती हैं कि आपके पोते सड़क पर रह जाएं? ईशान, 4 महीने पहले। माँ, मुझे लगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे लगता है मैं गलत था। मुझे लगता है कि पैसे आपके बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वल्ली, 3 महीने पहले। सासू माँ, हमने आपके लिए जो किया, उसके बाद आप हमें स्वार्थ से कैसे जवाब देती हैं? हर संदेश पिछले से बदतर था। भावनात्मक ब्लैकमेल, मैनिपुलेशन, बनाई गई गलती का भार। उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मैंने सीधे वल्ली से पूछा। बताओ, उन्होंने क्या किया? उसने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। मैंने उन्हें अपना घर दिया, अपना पैसा दिया। जब उन्हें आराम की जरूरत थी, उनके बच्चों की देखभाल की, उनके त्योहारों के लिए खाना बनाया, उनके राज रखे, उनके भूलने पर माफ किया। और जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, जब उन्होंने मुझे पूरी तरह से निचोड़ लिया, तब उन्होंने मुझसे मेरी एकमात्र संपत्ति, मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की। मेरी आवाज आखिरी शब्द में टूट गई, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए। मैंने अपने जीवन में काफी रो लिया था। कमांडर रुइज ने अपनी घड़ी देखी। श्रीमती ग्रेसिला, मुझे आपकी निर्णय की आवश्यकता है। आप आपराधिक मामले दायर करें या पारिवारिक समझौता करें। सभी ने मुझे आशा और डर के साथ देखा। मैंने रोहित की ओर देखा। उसने मेरी आंखों से नजरें चुराई। मैंने ईशान की ओर देखा। वह मूक प्रार्थना कर रहा था। मैंने वल्ली की ओर देखा। वह मुझसे नफरत करती थी। मैं उसकी आंखों में यह देख सकता था। और मैंने अपने पोते सेबेस्टियन और मार्सेला को देखा। 2 निर्दोष किशोर जो अपने माता पिता के जहर में फंसे हुए थे। मैं एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ, मैंने कहा। आखिरकार वकील मेहता ना हुआ था। श्रीमती, याद रखें कि मैं जानता हूं, वकील ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे निर्णय लें। मैंने खड़ा होकर खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर पेड़ हवा में लहराते थे। वहां सब कुछ शांति थी। यहां अंदर सब कुछ युद्ध था। मेरे पास आपके लिए 2 विकल्प हैं। मैंने शुरू किया। विकल्प 1, मैं औपचारिक मामले दायर करती हूँ। रोहित पर धोखाधड़ी का आरोप लगेगा, वल्ली भी। ईशान पर सहयोग का आरोप। तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड हो सकता है, शायद जेल भी। मैंने अपने पीछे सिसकियां सुनी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। विकल्प 2, हम इसे पारिवारिक स्तर पर हल करते हैं, लेकिन मेरी शर्तों पर। और ये शर्तें मोलभाव नहीं की जाएंगी। क्या शर्तें? रोहित ने कमजोर आवाज में पूछा। मैंने उन्हें सामना करते हुए कहा। पहली, आप मुझे उधार दिए गए हर पैसे, 40,000 रुपए वापस करेंगे। आप इसे 5 वर्षों में मासिक किश्तों में कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ लौटाना होगा। माँ, यह असंभव है। मुझे काटो मत। दूसरी शर्त, अस्थायी दूरी का आदेश। 3 साल तक सीधा संपर्क नहीं, केवल निगरानी की स्थितियों या असली आपात में। मुझे स्पेस चाहिए।
मुझे ठीक होना है, वल्ली ने हंसते हुए कहा। यह बेतुका है। तीसरी शर्त, अनिवार्य पारिवारिक चिकित्सा। तीनों, व्यक्तिगत और सामूहिक। एक मनोवैज्ञानिक जिसके बारे में मैं निर्णय लूंगी, इसका खर्च आप लोग उठाएंगे। और हमें क्या मिलेगा? वल्ली ने तंज में पूछा। मैंने उसे ध्यान से देखा। आपको जेल नहीं जाना होगा। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके बच्चे जेल की सलाखों के पीछे न बढ़े। आप एक अच्छे इंसान बनने का अवसर पाएंगे। चुप्पी छा गई। चौथी और अंतिम शर्त। मैंने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाया। आप मेरी विरासत पर किसी भी अधिकार को खो देंगे। मेरे पास जो कुछ भी है वह एक फाउंडेशन में जाएगा, जिसे मैं बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्थापित करूंगी, जो घरेलू हिंसा का शिकार है, और एक ट्रस्ट फंड सेबेस्टियन और मार्सेला के लिए, जो उन्हें 25 साल की उम्र में मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, रोहित चिल्लाया। हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये मेरा पैसा है, मेरी जिंदगी, मेरा निर्णय। और फिर मैंने उन्हें अपने भाग्य का चयन करने के लिए 60 सेकंड दिए। 60 सेकंड, मैंने दीवार पर घड़ी को देखते हुए दोहराया। अब निर्णय लें। कमांडर रुइज ने अपनी नोटबुक निकाली, निर्णय दर्ज करने के लिए तैयार। कैमरामैन हर इशारे, हर आंसू, हर निराशा के पल को रिकॉर्ड कर रहा था। रोहित ने वल्ली की ओर देखा। वह गुस्से में सिर हिलाती रही। ईशान जमीन की ओर देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यह पागलपन है, वल्ली ने कहा। तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा। मैं आपको एक रास्ता दे रही। कुछ ऐसा जो आपने मुझे कभी नहीं दिया, लेकिन 1 लाख रुपए। हम इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? उसी जगह से जहां आपने 65,000 रुपए की जमीन से निकालने की योजना बनाई थी। मेहनत, प्रयास, अपनी सीमाओं के भीतर जीने से। 30 सेकंड, वकील मेहता ने घोषणा की। सेबेस्टियन अपने पिता के पास गया। पापा, कृपया स्वीकार कर लो। मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जेल में देखकर नहीं सह सकता। मार्सेला मुझसे लिपटी हुई थी, चुपचाप रो रही थी। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी जबड़े में तनाव था। मैंने आंतरिक संघर्ष को देखा। गर्व बनाम जीवन। 15 सेकंड। ठीक है, अचानक ईशान ने चिल्लाया। मैं स्वीकार करता हूं। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। मैं पैसे लौटाऊंगा। मैं चिकित्सा करूंगा, जो भी आवश्यक हो। बस मुझे आरोप नहीं चाहिए। डैनियल ने आश्चर्य से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ राहत थी। 10 सेकंड। रोहित, वल्ली ने फुसफुसाया। कुछ कहो। 5 सेकंड। रोहित ने आंखें खोली, मुझे सीधे देखा, और सालों में पहली बार मैंने उसकी आंखों में कुछ वास्तविकता देखी। कोई चालाकी नहीं, कोई योजना नहीं, वास्तविक डर। मैं स्वीकार करता हूं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूं, मां। कमांडर रुइज ने अपनी नोटबुक में लिखा। और आप? श्रीमती वल्ली तिवारी। वल्ली ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मेरे पास नहीं है मौका, है ना? या तो मैं स्वीकार करती हूं या फिर जेल जाती हूं। यही सच है। मैंने पुष्टि की। तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि यह क्रूर है। तुम क्रूर हो, नहीं वल्ली। क्रूर वह था जो तुम लोगों ने मेरे साथ 8 सालों तक किया। यह न्याय है। वकील मेहता ने अपने बैग से तैयार किए हुए दस्तावेज निकाले। तुम्हें एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। सब कुछ लिखित में होगा। किसी भी उल्लंघन से स्वचालित रूप से आपराधिक मामले फिर से सक्रिय हो जाएंगे। उन्होंने मेज पर 3 सेट के कागजात रख दिए। रोहित सबसे पहले पास आया। उसने जल्दी से पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे जबकि वह पन्ने पलट रहा था। इसमें लिखा है कि हमें तुम्हारे पास 100 मीटर से कम आने की मनाही है, 3 साल के लिए। हाँ, सिवाय निगरानी वाली बैठकों या वास्तविक चिकित्सा आपात स्थितियों के। और त्योहार, दिवाली, जन्मदिन, तुम बिना मेरे जैसे पहले ही मनाओगे। यह सीधा वार था। रोहित ने नजरें झुका ली। ईशान ने बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिए। उसकी आंखों से आंसू कागज पर गिर गए। वल्ली ने पेन इतनी मजबूती से पकड़ा कि मुझे लगा वह इसे तोड़ देगी। उसने हर पन्ने पर गुस्से से हस्ताक्षर किए, ऐसे जैसे वह कागज को चीर देना चाहती हो गया, उसने शब्द उगले।
क्या तुम अब खुश हो? क्या तुमने हमें काफ़ी शर्मिंदा किया? मैंने कहा, मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया। तुम लोगों ने अपने कार्यों से खुद को शर्मिंदा किया। वकील मेहता ने हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज उठाए। कमांडेंट, क्या आप गवाह के रूप में प्रमाणित कर सकते हैं? बेशक। कमांडेंट ने भी हस्ताक्षर किए, जिससे समझौता आधिकारिक हो गया। सेबास्टियन अपने पिता की ओर एक बर्बाद नजर से देख रहा था। पापा, क्या तुमने सच में यह सब किया? क्या तुमने सच में उसे अयोग्य घोषित करने की योजना बनाई? रोहित ने अपने बेटे के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन सेबास्टियन पीछे हट गया। मुझे अभी मत छुओ। मैं तुमसे नहीं छू सकता बेटा। कृपया। तुमने मुझे सालों तक झूठ बोला। तुमने कहा कि दादी जटिल है, कि वह कठिन है, कि वह बढ़ा चढ़ाकर बात करती हैं। और इस पूरे समय तुम ही समस्या थे। मार्केला मुझसे अलग हो गई और अपनी माँ की ओर बढ़ी। माँ, क्या यह सच है कि कैसीनो में कुछ हुआ? क्या सच में हमें कर्ज है? वल्ली ने जवाब नहीं दिया, बस दूसरी ओर देखा। माँ, हाँ, उसने आखिरकार कठोर आवाज में स्वीकार किया। मेरे पास समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दादी को इस परिवार को बर्बाद करने का अधिकार है। मैंने कुछ नहीं बर्बाद किया। मैंने दृढ़ता से कहा, तुम लोगों ने यह काम बहुत पहले कर लिया था। वकील मेहता ने सभी दस्तावेज अपने बैग में रख लिए। पहला, भुगतान 1 फरवरी को होना चाहिए। ये 17,324 रुपये मासिक है, 60 महीनों के लिए। और थेरेपी? ईशान ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हें मनोवैज्ञानिक का संपर्क दूंगा। पहली सत्र 2 हफ्तों के भीतर होना चाहिए। अगर तुम 3 लगातार सत्रों में नहीं आते, तो समझौता टूट जाएगा। रोहित ने निराशा में अपने बालों को खरोंचते हुए कहा, हम सब यह कैसे चुकाएंगे? व्यापार टूट गया है। वल्ली के कर्ज, यह अब मेरी समस्या नहीं है। मैंने साधारणता से कहा, तुम लोगों ने यह बिखराव किया है, तुम ही इसे ठीक करो। लेकिन हम तुम्हारी परिवार हैं। परिवार चोरी नहीं करता। परिवार धोखा नहीं देता। परिवार अपने ही सदस्यों को नष्ट करने की योजना नहीं बनाता। कमांडेंट रुइज ने गला साफ किया। श्रीमती ग्रेसिला, क्या आपको और कुछ चाहिए? हाँ, कि वे चले जाएं। हम यहां खत्म हो गए हैं। पल्ली पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। चलो, मैं इस जगह में 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। रोहित ने अपनी जैकेट उठाई। ईशान ने आंसू पोंछे, लेकिन सेबास्टियन और मार्केला वहीं खड़े रहे। दादी, सेबास्टियन ने कांपती आवाज में कहा, क्या हमें भी आने से मना किया गया है? मेरा दिल सिकुड़ गया। इन बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं था। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो मेरे प्यारे। तुम इस सब में निर्दोष हो। सच में? मार्केला ने उम्मीद से पूछा। सच में? दरअसल मैंने वकील की ओर देखा। मैं चाहती हूं कि समझौते में यह स्पष्ट हो जाए कि नाती पोतों को मेरे पास स्वतंत्र रूप से मिलने की अनुमति हो, चाहे उनके माता पिता हों या ना हो। ऐसा ही होगा। वकील मेहता ने पुष्टि की। सेबास्टियन मुझसे दौड़कर मिला और मुझे जोर से गले लगाया। मुझे माफ कर दो दादी। माफ कर दो कि मैंने पहले नहीं समझा कि क्या हो रहा था। तुम्हें कुछ भी माफ करने की जरूरत नहीं, मैंने कहा। तुम एक अच्छे लड़के हो। रोहित दरवाजे से दृश्य देख रहा था, एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ जो उसने सालों से नहीं देखी थी। कमजोरी। मां, उसने आखिरकार खड़खड़ाते स्वर में कहा, मैं कभी नहीं चाहता था कि हम यहां तक पहुंचे, लेकिन यह तुम्हारे निर्णयों और झूठों के कारण हुआ। वह निराश था। व्यापार, मैंने इतना पैसा खो दिया। आपूर्तिकर्ता मुझे धोखा दे गए। आयात में देरी हुई। ग्राहक रद्द कर दिए। सब कुछ कुछ महीनों में बिखर गया। और तुम्हारा समाधान मुझे लूटना था। यह लूट नहीं होने वाला था। मैंने सोचा, उसने कहा, कि जमीन के पैसे से तुम सब कुछ बचा सकोगी। तुम्हें जो देना था वो दे पाओगी। फिर से शुरू कर सकोगी। झूठ। वकील मेहता ने बीच में ही कहा, हमारे पास जो ईमेल हैं, वे दिखाते हैं कि तुम पैसे को 3 हिस्सों में बांटने की योजना बना रहे थे। कुछ भी श्रीमती ग्रेसिला को लौटाने के लिए नहीं था। रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने ही झूठ में फंसा हुआ। ईशान अभी भी सोफे पर बैठा था, सिर हाथों के बीच। डैनियल खिड़की के पास खड़ा था,
भुजाएं क्रॉस किए हुए, जो उसने सुना था उस पर विचार करते हुए। ईशान, मैंने अपनी छोटी बेटी की ओर देखा। मुझे देखो। उसने धीरे धीरे नजर उठाई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। क्यों? तुम हमेशा ईमानदारी, मूल्यों, अपने भाई से अलग होने की बात करते थे। तुमने मेरे साथ वही क्यों किया? क्योंकि मैं कमजोर हूं, उसने आवाज में स्वीकार किया। मैंने हमेशा अपने जीवन में छोटे भाई की भूमिका निभाई है, हमेशा रोहित की छाया में। जब उसने मुझे अपने योजना के बारे में बताया तो मैंने देखा कि यह मेरे लिए एक मौका था, कुछ पाने का, उन लोगों में शामिल होने का जो हमेशा मदद की जरूरत नहीं महसूस करते। क्या तुमने मुझसे कुछ चुराया? मैंने पूछा। मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं बस अपनी हिस्सेदारी पहले लेना चाहता था। और तुम्हें मेरी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब मैं मर जाऊं। क्या तुम्हें मेरे मरने की इच्छा थी, ईशान? नहीं, बिल्कुल नहीं, मां। तो तुम चाहते क्या थे? क्योंकि तुम मुझे अक्षम घोषित करने का विचार बना रहे थे। इसका मतलब था मुझे कहीं बंद कर देना, मेरी स्वतंत्रता छीन लेना, मुझे ऐसे ट्रीट करना जैसे मैं जीवन में मृत हूं। सन्नाटा भारी था। तभी डेनियल ने पहली बार बोला, मैडम ग्रेसिला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। यकीन करो, अगर मुझे पता होता तो मैं ईशान को रोक लेता। मुझे पता है डेनियल, तुम एक अच्छे इंसान हो। काश मेरा बेटा तुमसे सीखता। ईशान और भी जोर से सिसकने लगा। सेबेस्टियन और वल्ली मेरे साथ खड़े थे। वल्ली ने मेरा हाथ थाम लिया। दादी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जो चाहो मेरे प्यारे। तुमने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने इतना क्यों सहा? मैंने गहरी सांस ली। यह सवाल मैं खुद से कई बार पूछ चुकी थी, क्योंकि मुझे अकेले रहने का डर था। मुझे डर था कि अगर मैंने उनका सामना किया तो मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने परिवार के बिना जीने के बजाय दर्द सहना पसंद किया। और अब मुझे समझ में आता है कि गरिमा के साथ अकेलापन अपमान के साथ कंपनी से बेहतर है। वल्ली ने मुझे और मजबूती से गले लगाया। कमांडेंट रूइज ने अपनी घड़ी देखी। सरदार, अब जाने का समय है। समझौता साइन हो चुका है। शर्तें स्पष्ट हैं। रोहित अंततः दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन बाहर जाने से पहले एक बार फिर मुड़ा। मां, मुझे पता है तुम सोचती हो मैं एक राक्षस हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैं तुमसे अपने अजीब गलत तरीके से प्यार करता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। प्यार सिर्फ शब्द नहीं होता रोहित, प्यार काम है, और तुम्हारे काम ने सब कुछ इसके विपरीत साबित किया। वह जैसे मुझे झटका लगा हो। 3 सालों की दूरी उन्हें सोचने का समय देगी, समय समझने का कि प्यार करना और सच में प्यार करना कितना अलग होता है। रोहित ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बाहर चला गया। ईशान कांपते हुए सोफे से उठ खड़ा हुआ। मां, मैं वादा करता हूं, मैं सब कुछ चुकाऊंगा। मैं थेरेपी जाऊंगा। मैं बदलूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे और डेनियल के भले के लिए। डेनियल मेरे पास आया और मुझे गले लगाया। धन्यवाद, आपने उसे पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया। मैं उसे बेहतर बनाने में मदद करूंगा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे। ईशान और डेनियल बाहर निकले। बस वल्ली ही गाड़ी में रह गई, गुस्से में, लगातार हॉर्न बजाते हुए। सेबेस्टियन ने साइड किया। हमें जाना चाहिए, मां पागल हो रही हैं। मुझे पता है। जाओ, लेकिन याद रखो, यह दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। क्या हम अगले सप्ताहांत आ सकते हैं? वल्ली ने पूछा। बिल्कुल, मैं आपके पसंदीदा पुलाव बनाऊंगी। दोनों ने मुझे एक आखिरी बार गले लगाया और गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। दोनों गाड़ियां चल पड़ी। मैंने देखा कैसे वे कच्चे रास्ते से धूल उड़ाते हुए गायब हो गए। जब मोटरों की आवाज पूरी तरह से खत्म हो गई, मैं पोर्च पर खड़ी रही, पहाड़ी की ताजगी भरी हवा में सांस लेते हुए। वकील मेहता मेरे पास आए। मैडम ग्रेसिला, आज आप बहुत बहादुर थीं। मैंने बहादुर महसूस नहीं किया। मैं तो चूर चूर हो गई थी, लेकिन मैंने किया, और यही मायने रखता है। कमांडेंट रूइज ने अपनी नोटबुक बंद की। अगर कभी भी समझौते का उल्लंघन होता है तो मुझे जरूर बताएं। यहां मेरी कार्ड है। धन्यवाद कमांडेंट, सब कुछ के लिए। मैंने बस अपना काम किया।
लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है जब कोई बुजुर्ग अपनी गरिमा वापस पाता है। ये उतना बार-बार नहीं होता जितना होना चाहिए। दोनों ने विदाई दी और अपनी गाड़ी में चले गए। कैमरा ऑपरेटर ने अपना सामान समेटा। क्या आपको रिकॉर्डिंग की एक कॉपी चाहिए? हाँ, कृपया। एक यूएसबी में। बिल्कुल, मैं इसे कल वकील के साथ भेज दूंगी। वह भी चली गई। मैं झोपड़ी में अकेली रह गई। धीरे-धीरे अंदर गई। दरवाजा बंद किया। सोफे पर बैठ गई और गिर पड़ी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पिछले घंटों की एड्रेनालाइन आखिरकार मुझसे दूर हो रही थी। और तब मैंने आखिरकार रोना शुरू किया। मैंने उस परिवार के लिए रोया जो मैंने खो दिया। मैंने उन वर्षों के लिए रोया जिनमें मैंने चुपचाप अत्याचार सहा। मैंने उस महिला के लिए रोया जो मैं थी। हमेशा देती, हमेशा माफ करती, हमेशा अपने आप को भूलने वाली। लेकिन मैंने राहत के लिए भी रोया, क्योंकि पहली बार 8 सालों में मैं स्वतंत्रता से सांस ले रही थी। कुछ देर बाद मैं उठी, चेहरे को ठंडे पानी से धोया, कैमोमाइल की चाय बनाई और चिमनी के सामने बैठ गई, अपने गोरे बक्से को गोद में रखकर। एक अंतिम दस्तावेज था जो मैंने उन्हें नहीं दिखाया था। मैंने इसे सावधानी से निकाला। यह नया वसीयतनामा था जो मैंने पिछले हफ्ते वकील मेहता के साथ साइन किया था। मैंने इसे एक बार और पढ़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ मेरी इच्छाओं के अनुसार है। महिलाओं के लिए एक फाउंडेशन जो घरेलू हिंसा की शिकार है मेरी संपत्ति का 60% प्राप्त करेगा। सेबेस्टियन और वल्ली के लिए ट्रस्ट 35% प्राप्त करेगा और बाकी 5% डैनियल के लिए होगा, जो कि इस परिवार में वर्षों में एकमात्र अच्छा इंसान है। रोहित, ईशान और वल्ली। कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि प्यार दिखाया जाता है और उन्होंने यह साबित किया कि उन्होंने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। 2 सप्ताह बीत गए। 2 सप्ताह चुप्पी के, शांति के, बिना पेट में गांठ के जागने के। मैं झोपड़ी में रही, पाइन के पेड़ों के बीच हवा की आवाज का आनंद लेते हुए, रात में आग की क्रैकलिंग की आवाज सुनते हुए। सेबेस्टियन और मार्सेला पहले वीकेंड पर आए, जैसे उन्होंने वादा किया था। वे बिना अपने माता पिता के बस से आए। हमने साथ में खाना पकाया, जंगल में टहलने गए और हर चीज और किसी चीज के बारे में बातें की। मैंने उन्हें अपने दादाजी की कहानियां सुनाई, जब वह जीवित थे, जब उनके पिता और चाचा अच्छे बच्चे थे, इससे पहले कि पैसे ने उनके दिलों को बदल दिया। दादी, सेबेस्टियन ने कहा, जब हम सब्जियां काट रहे थे, क्या आपको लगता है कि पापा बदल सकते हैं? मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि ऐसा हो, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब कोई अपने जीवन में गहराई तक पहुंचता है। और मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पापा ने अभी तक वह गहराई छुई है। मम्मी और भी बुरी हैं, मार्सेला ने धीरे से कहा। वह हर समय चिल्लाती हैं, पापा को दोष देती हैं, पापा उन्हें दोष देते हैं। हमारा घर एक नरक बन गया है। यह सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। क्या तुम्हें अपने चाचा ईशान के बारे में कुछ पता है? मैंने पूछा। मैंने उनके साथ कुछ दिन पहले बात की थी, सेबेस्टियन ने कहा। वो पहले से अलग लग रहे थे और गंभीर। उन्होंने कहा कि वह जल्दी पैसे चुकाने के लिए एक और काम ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर अच्छा लगा। अगले सोमवार को मुझे वकील मेहता का फोन आया। श्रीमती ग्रेसिला, मेरे पास अच्छे समाचार हैं। ईशान ने अपनी पहली किस्त का भुगतान किया है, 17,380 रुपए, 2 हफ्ते पहले की डेडलाइन से पहले। मेरे दिल में एक गर्म भावना उठी, आश्चर्य, आशा। और रोहित? वह थोड़ी देर के लिए रुके। रोहित ने अभी तक कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। समझ गया? रोहित की पत्नी वल्ली ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है। वह समझौते की शर्तों को फिर से तय करना चाहती है। फिर से तय करना? मैंने हंसते हुए कहा। उन्हें पता है कि यह बहुत कड़ा है, कि वे पूरा नहीं कर सकते और हमें 50% की छूट पर विचार करना चाहिए। ये एक कड़वी हंसी थी, लेकिन हंसी थी। उसे बता दो कि कोई पुनः बातचीत नहीं होगी। समझौता साइन हो चुका है। या तो वे इसे पूरा करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। बस इतना ही है। मैंने कॉल खत्म किया और खिड़की से बाहर देखने लगी।
वली ने कुछ नहीं सीखा था। वह अभी भी शॉर्टकट, आसान रास्तों की तलाश में थी, परिणामों से बचने के लिए। लेकिन ईशान ईशान ने भुगतान किया। उस रात मैंने अपनी छोटी सी चैपल में एक मोमबत्ती जलाई, जो मेरे पति ने पहाड़ी झोपड़ी में बनाई थी। मैंने अपने बच्चों के लिए, उनकी खोई हुई आत्माओं के लिए और मोक्ष की संभावना के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह जब मैं बिस्किट बना रही थी, मैंने एक गाड़ी की आवाज सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कैमरे चलते रहे थे। अगर यह रोहित था जो समझौते का उल्लंघन कर रहा था, तो यह दर्ज किया जाएगा। लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा, तो मैंने एक अनजान पुरानी ग्रे सेडान देखी, जो अच्छी हालत में थी। दरवाजा खुला और ईशान बाहर आया। वह सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा और हल्का सा खटखटाया। मैंने एक पल संकोच किया, फिर दरवाजा खोला। माँ, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है, मुझे यहां नहीं होना चाहिए। समझौते में लिखा है कि 3 साल तक कोई संपर्क नहीं करना है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे पास 5 मिनट है। उसने सिर हिलाया। वह अंदर नहीं आया। वह पोर्च पर खड़ा रहा जैसे वह अंदर आने का हकदार नहीं था। मैंने अपनी पहली किस्त का भुगतान किया है और मैं बाकी सभी का भी भुगतान करूंगा। मैंने रात में एक गोदाम में काम पाया है। दिन में मैं अपने सामान्य काम पर हूं। मैं सोता हूं, लेकिन मुझे इसकी सजा मिलती है। यह सुनकर अच्छा लगा। मैंने भी थेरेपी शुरू की है। मनोवैज्ञानिक ने मुझसे पूछा कि कब मैं खुद नहीं रहा, और मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं कभी खुद रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हमेशा छोटा बेटा था, हमेशा तुलना करता था, कभी भी काफी नहीं था। और जब रोहित ने मुझे कुछ बनने का एक मौका दिया, मैंने बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लिया। यह नहीं देखकर कि मैं किसे नुकसान पहुंचा रहा हूं। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया ईशान, मुझे पता है, और मैं इसे अपने जीवन के बाकी हिस्से में उठाऊंगा। उसने अपने हाथ से आंसू पोंछे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और बताने आया हूं, जो तुम्हें जानना चाहिए। क्या? वल्ली कुछ योजना बना रही है। मैंने 3 दिन पहले एक फोन कॉल सुनी थी। वह किसी से बात कर रही थी कि समझौते को चुनौती देने और गवाहों को खोजने के बारे में जो कहेंगे कि तुम दबाव में थे। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। गवाह, लोग जिन्हें वह पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहेगी। अगर वह साबित कर देती है कि तुमने समझौता दबाव में किया, तो इसे रद्द किया जा सकता है। यह गैर कानूनी है। मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं, क्योंकि तुमने मुझे खुद को सही करने का एक मौका दिया, और मैं नहीं चाहूंगा कि वल्ली तुम्हें फिर से नष्ट करे। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, वह बच्चा जिसे मैं 40 साल पहले अपनी बाहों में उठाती थी। रोहित को इसके बारे में पता है? मुझे नहीं पता। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है। वह गुस्से में डूबा हुआ है, सबको दोष देता है, सिवाय अपने ही। मैंने गहरी सांस ली। धन्यवाद मुझे बताने के लिए ईशान। क्या तुम कुछ करने जा रहे हो? मैं वकील को कॉल करने जा रहा हूं। वह जानता है कि आगे कैसे बढ़ना है। ईशान ने सिर हिलाया। वह जाने वाला था जब मैंने उसे रोका। ईशान, रुको। वह मुड़ा। डैनियल, सब ठीक है? क्या वह तुम्हारा समर्थन कर रहा है? उसके थके हुए चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। डैनियल मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा है। वो मुझे सहन करता है, मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। मैं उसके प्यार का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं एक दिन इसके लिए लड़ रहा हूं। तो अपने लिए, उसके लिए, उस आदमी के लिए लड़ो जो तुम बन सकते हो। मैं करूंगा मां, यह तुम्हारा वादा है। वह चला गया। मैंने तुरंत वकील मेहता को फोन किया। मैंने सब कुछ बताया। यह गंभीर है, उन्होंने कहा। अगर वल्ली झूठे गवाह बनाने की कोशिश करती है, तो हम उसे न्याय में बाधा डालने का आरोप लगा सकते हैं। लेकिन हमें सबूत चाहिए। किस तरह के सबूत? रिकॉर्डिंग? संदेश? कुछ जो उसकी योजना को साबित करे। मैंने जल्दी से सोचा। वकील, अगर हम उसे रिकॉर्ड करें, अपने अपराध कबूल करते हुए? कैसे? मुझे सोचने दो। मैं तुम्हें कुछ घंटों में कॉल करूंगा। मैंने कॉल खत्म किया।
मैं झोपड़ी में घूमने लगी। वल्ली आवेगशील, घमंडी थी। अगर वह मानती थी कि वह स्थिति को नियंत्रित कर सकती है, तो वह कोशिश करेगी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और सेबेस्टियन को कॉल किया। दादी, सब ठीक है? हाँ, मेरे प्यारे। मुझे तुमसे एक फ़ेवर माँगना है। यह महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हें चाहिए बताओ। तुम्हारी मम्मी अब भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल सभी ज़रूरी कॉल्स के लिए करती हैं। हाँ, हमेशा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुछ हासिल करने में, और मुझे पता है कि जो मैं तुमसे माँगने वाली हूँ, वो मुश्किल है। लेकिन दादी, बीच में ही मुझे रोक दिया सेबेस्टियन ने। आवाज़ में दृढ़ता थी। अगर ये तुम्हारी माँ से तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तो मैं ज़रूर करूँगा। माँ, अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। यहाँ तक कि मार्केला भी उनसे डरती है। स्थिति इतनी खराब है, और भी खराब। कल उन्होंने बर्तन तोड़ दिए, क्योंकि पापा ने तुमसे नहीं कहा कि तुम समझौता रद्द कर दो। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुमने हमें उनके खिलाफ ज़हर दिया है। मेरे दिल में भारीपन था। ठीक है, ये है जो मुझे चाहिए। मैंने योजना समझाई। ये जोखिम भरी थी, लेकिन ज़रूरी थी, क्योंकि वल्ली को पता चलने वाला था कि मैं वो भोली सास नहीं हूँ जिसे वो मैनिपुलेट कर सकती है। मैं एक जागृत महिला थी, और इस बार मैं पहले आऊंगी। योजना सरल थी, लेकिन इसे सही समय पर लागू करना ज़रूरी था। सेबास्टियन उस पल का इंतज़ार करेगा जब उसकी माँ व्यस्त हो। वह उसका फ़ोन लेगा और हाल के संदेश, कॉल, किसी भी सबूत को देखेगा कि वल्ली क्या योजना बना रही है। वह स्क्रीनशॉट लेगा और मुझे भेजेगा। ये आसान लगता है, लेकिन अपने पोते से उसकी माँ की जासूसी करवाना मेरे लिए बहुत कठिन था। दादी, सेबास्टियन ने फ़ोन पर कहा, यह अब सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। मार्केला और मैं उस घर में रहते हैं। हम देखते हैं कि माँ कैसे मैनिपुलेट करती हैं, झूठ बोलती हैं, और सब कुछ बर्बाद करती हैं। अगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। और 3 दिन बाद स्क्रीनशॉट आए। मेरा फ़ोन रात 11 बजे वाइब्रेट हुआ। सेबास्टियन था। दादी, मैंने यह पाया। तेरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे सुनिश्चित होना था। मैंने एक-एक करके तस्वीरें खोलीं और महसूस किया कि मेरा खून जमा हो गया। वल्ली के संदेश एक अनजान नंबर के साथ। आप कितने पैसे लेंगे ये साबित करने के लिए कि वो बूढ़ी औरत जब समझौता कर रही थी, तब भ्रमित थी? 50,000 रुपए। आधे, आधे सुनवाई के बाद डील हो गई। तुम परिवार को अच्छी तरह जानते हो। तुम कहोगे कि वह हमेशा भूलने वाली थी, कि वह अजीब बर्ताव करती थी, और भी लोगों के साथ और बातचीत थी। वल्ली पूरी तरह से झूठ की एक जाल बुन रही थी। एक संदेश में रोहित ने लिखा, तुम्हारी माँ ने हमें शर्मिंदा किया। अब समय है पलटवार करने का। 3 गवाहों के साथ जो उसकी मानसिक स्थिति के बारे में गवाही देंगे, हम सब कुछ रद्द कर सकते हैं। रोहित का उत्तर, मुझे नहीं पता वल्ली, ये गलत जा सकता है। क्या तुम लाखों हारना चाहोगी, या थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह सब वापस पाओगी जो हमारा है? रोहित ने और जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। मैंने सभी स्क्रीनशॉट्स सुरक्षित कर लिए। उन्हें वकील मेहता को फिर से भेज दिया, एक संदेश के साथ। हमें जो सबूत चाहिए थे, उन्होंने 5 मिनट में उत्तर दिया। यह आपराधिक आरोपों के लिए पर्याप्त है। क्या आप आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं चिमनी के सामने बैठी, हाथ में चाय का कप लिए। आग मेरे सामने नाच रही थी, दीवारों पर छायाएं फेंक रही थीं। मैं अपने पोतों की माँ को जेल भेजना चाहती थी। मैंने सेबास्टियन और मार्केला के बारे में सोचा कि अगर उनकी माँ पर आपराधिक आरोप लगाए गए, तो वे कैसे दुखी होंगे। लेकिन मैंने उन सभी महिलाओं के बारे में भी सोचा जिन्हें वल्ली ने अपनी मैनिपुलेशन के जरिए चोट पहुंचाई, और कैसे वह और भी चोट पहुंचाएगी अगर कोई उसे नहीं रोकेगा। आगे बढ़ें, मैंने अंततः लिखा, लेकिन एक शर्त के साथ। कौन सी? मैं पहले आमने सामने उससे सामना करना चाहती हूँ। उसे अंतिम मौका देना चाहती हूँ कि वह कबूल करे और अपने शब्द वापस ले। मैडम, ये खतरनाक हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये करना है। वकील ने अनिच्छा से सहमति दी। हमने सब कुछ अगले शुक्रवार के लिए व्यवस्थित किया। उस सुबह वल्ली को एक आधिकारिक समन मिला।
उसे अपने वकील के साथ झोपड़ी में आना था ताकि समझौते की शर्तों पर चर्चा कर सकें। वह दोपहर 2 बजे एक युवा नर्वस वकील के साथ आई, जो स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि वह किस में फंस रहा है। वल्ली ने ऊंची एड़ी के जूते पहन रखे थे, शानदार कपड़े थे और बाल एकदम सही ढंग से बनाए गए थे। लड़ाई की आड़ में यह बेतुका है, उसने बिना किसी अभिवादन के अंदर आते ही कहा। मुझे यहां होने की कोई जरूरत नहीं है। समझौता वैध है। बैठिए मैडम तिवारी, वकील मेहता ने औपचारिक स्वर में कहा। उसने चुनौतीपूर्ण तरीके से बैठ गई। उसका वकील मेज पर अपना पोर्टफोलियो रखता है। कमांडर रुइज भी उपस्थित थे और वही कैमरामैन पहले की तरह। और अधिक नाटक, वल्ली ने मजाक किया। फिर से कैमरे। सास जी, क्या आप शक्तिशाली महसूस कर रही हैं? मैंने जवाब नहीं दिया, बस अपना फोन निकाला। शुरू करने से पहले मैंने शांतिपूर्वक कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैंने फोन मेज पर रख दिया। स्क्रीन पर उसके संदेशों के स्क्रीनशॉट थे। वल्ली ने उन्हें देखा। उसका चेहरा घमंड से भ्रम में फिर भय में बदल गया। तुमने यह कहां से पाया? यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है, ये क्या कहता है। उसके वकील ने फोन लिया और पढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। मैडम तिवारी, उसने तनावपूर्ण स्वर में कहा, क्या आपने ये संदेश लिखे हैं? वल्ली ने जवाब नहीं दिया। मैं आपको आधिकारिक तौर पर पूछ रहा हूं, क्या आपने गवाहों को झूठ बोलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की? सन्नाटा। वकील मेहता ने हस्तक्षेप किया। मैडम वल्ली तिवारी, ये संदेश धोखाधड़ी की साजिश, रिश्वत और न्याय में बाधा डालने के प्रयास के सबूत हैं। ये गंभीर अपराध हैं जिनके लिए 5 से 10 साल की जेल हो सकती है। वल्ली पीली पड़ गई। मैं केवल केवल क्या? मैंने पूछा। तुम फिर से मुझे नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। तुम चोरी करने, झूठ बोलने और मैनिपुलेट करने के और तरीके खोज रही थी। तुम्हें हमें इस तरह से शर्मिंदा करने का कोई अधिकार नहीं था। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? मेरी गलती कि तुम जुए की आदी हो। मेरी गलती कि तुमने अपने परिवार को कर्ज में डाल दिया। मेरी गलती कि तुमने मुझे मानसिक रूप से अक्षम घोषित करने की योजना बनाई ताकि तुम मेरी संपत्ति चुरा सको। हमें जरूरतें थीं, हमारे अधिकार थे। तुम्हें मेरे जीवन या मेरे पैसे पर कोई अधिकार नहीं था। उसके वकील ने अपना पोर्टफोलियो बंद किया। मैडम तिवारी, मैं इस मामले में आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मुझे खेद है। वह उठकर बिना पीछे देखे चला गया। वल्ली अकेली रह गई, कांपती हुई। मेरे पास आपके लिए 2 विकल्प हैं, मैंने अपना फोन वापस लेते हुए कहा। विकल्प 1, मैं इन संदेशों को औपचारिक रूप से पेश करती हूँ। मामला अदालत में चल रहा है। आपको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और शायद जेल भी। उसने एक गहरी सांस भरी। दूसरा विकल्प, एक पूर्ण स्वीकार्यता पर हस्ताक्षर करें। आप जो कुछ भी किया है उसे स्वीकारें। मुझसे हमेशा के लिए दूर रहने की सहमति दें। सिर्फ 3 साल नहीं, और आप जुए की लत के लिए एक पुनर्वास कार्यक्रम में जाएंगे जिसका खर्च आप उठाएंगे। रोहित ने टूटे स्वर में पूछा। रोहित का अपना रास्ता है, लेकिन उसने गवाहों को रिश्वत देने की कोशिश नहीं की। आपने किया। मेरे बच्चों का क्या? सेबेस्टियन और मार्केला मुझसे जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन आप मुझसे कभी भी संपर्क नहीं करेंगे। यह क्रूर है। नहीं, जो आपने मेरे साथ सालों तक किया वह क्रूर था। वकील मेहता ने उसके सामने एक दस्तावेज रखा। आपके पास निर्णय लेने के लिए 5 मिनट है। वल्ली ने दस्तावेज पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह एक पूर्ण स्वीकार्यता थी। हर झूठ, हर चालाकी, मुझे नष्ट करने की हर योजना। अगर मैं इसे हस्ताक्षर करती हूं तो मैं जेल नहीं जाऊंगी। अगर वह सभी शर्तें मानती है, थेरेपी, दूरी, भुगतान, नहीं। उसने कांपती हुई हाथ से पेन उठाया। उसने हस्ताक्षर किया, लेकिन जाने से पहले उसने मुझ पर घृणा से देखा। एक दिन तुम अकेली मरोगी, कड़वी पुरानी, और कोई तुम्हारे लिए नहीं रोएगा। मैंने उदास मुस्कान दी। मैं अकेले गरिमा के साथ मरना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि मैं सांपों से घिरी रहूं। उसने दरवाजा जोर से बंद किया। कमांडेंट रुइज ने हस्ताक्षरित स्वीकार्यता को समेट लिया। श्रीमती ग्रेसिला, औपचारिक रूप से यह मामला समाप्त होता है।
जब तक कि वह अपनी शर्तें नहीं तोड़ती। धन्यवाद, कमांडेंट। जब सब चले गए, मैं पहाड़ी झोपड़ी के सन्नाटे में बैठी रही। मैंने कानूनी और भावनात्मक रूप से जीत हासिल की थी, लेकिन मुझे जीत का एहसास नहीं हुआ। मुझे थकान महसूस हो रही थी, सालों की, लड़ाइयों की, उस मजबूती की जब मैं सिर्फ एक माँ बनना चाहती थी। उस रात मैंने सेबेस्टियन को फोन किया। दादी, सब कुछ कैसे हुआ? सब ठीक है, मेरे प्यारे। तुम्हारी माँ ने एक स्वीकार्यता पर हस्ताक्षर किया। वह जेल नहीं जाएगी अगर वह शर्तें मानती है। और पापा, तुम्हारे पापा के पास पहले भुगतान के लिए कल तक का समय है। अगर वह नहीं करता है तो इसके भी परिणाम होंगे। चुप्पी छा गई। दादी, सब ठीक है? बहुत दर्द है। मैंने चिमनी की लपटों की ओर देखा। हाँ, सेबेस्टियन, क्योंकि पहली बार मेरे जीवन में मैं अपने पैसे से ज्यादा मूल्यवान हूं। मैं उस चीज से ज्यादा मूल्यवान हूं जो मैं दे सकती हूं। मैं बस मूल्यवान हूं। और यह सबक, हालांकि दर्दनाक है, वह सबसे महत्वपूर्ण था जो मैं उसे सिखा सकती थी। 1 फरवरी आया, भुगतान का दिन। मैंने सुबह जल्दी उठकर पेट में एक गांठ के साथ आंखें खोली। मैंने हर 5 मिनट में अपने फोन को चेक किया, बैंक से नोटिफिकेशन की उम्मीद में। सुबह 8 बजे पहली ट्रांसफर आई, 7,924 रुपए। ईशान, फिर से समय पर। मुझे गर्व का एक झलक महसूस हुआ। मेरा छोटा बेटा अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। सुबह 9 बजे रोहित का कुछ नहीं। सुबह 10 बजे कुछ नहीं। दोपहर में मैंने वकील मेहता को फोन किया। रोहित ने भुगतान नहीं किया। मुझे पता है। मैंने उसे संपर्क करने की कोशिश की है। वह कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। हम क्या करें? समझौता स्पष्ट है। अगर वह पहले भुगतान में चूकता है तो स्वचालित रूप से आपराधिक आरोप फिर से सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन आपकी अंतिम राय है? मैंने फोन रखा और खिड़की के बाहर देखा। फरवरी की ठंडी हवा में पाइन के पेड़ झूल रहे थे। रोहित, मेरा बड़ा बेटा, जो सबसे पहले पैदा हुआ, जिसने मुझे मां बनाया, क्या सच में मुझे उसे आरोपों का सामना करने के लिए भेजना है? मेरा फोन बजा। सेबेस्टियन था। दादी, मुझे आपसे बात करनी है। कहो मेरे प्यारे। ये पापा के बारे में है। वह ठीक नहीं है। बहुत बुरा। बुरा? कैसे? कल उनकी कंपनी बंद हो गई। कर्जदाता ने सब कुछ ले लिया, ऑफिस, गाड़ियां, यहां तक कि कंप्यूटर भी। वे पुलिस के साथ आए और सब कुछ ले गए। मेरे सीने में एक भारीपन महसूस हुआ। और ये सबसे बुरा नहीं है, सेबेस्टियन ने टूटी हुई आवाज में कहा। मां ने उसे छोड़ दिया। वह रात में अपने बैग लेकर चली गई। उसने कहा कि वह उसके साथ डूबने नहीं जा रही। और तुम, मार्केला? हम पापा के साथ रह गए। किसी को तो यहां रहना चाहिए। लेकिन दादी, मैंने उसे कभी ऐसे नहीं देखा। वह सोफे पर बिना नहाए, बिना खाए बैठा है, बस छत को देख रहा है, बोल नहीं रहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दर्द, गुस्सा, उदासी, सब कुछ मिला हुआ। वे अब कहाँ हैं? घर पर। लेकिन बैंक से एक नोटिफिकेशन आया। उनके होम लोन में 2 महीने की देरी हो गई है। वे घर भी खो देंगे। सेबेस्टियन, ध्यान से सुनो। तुम और मार्केला हमेशा मेरे पास आ सकते हो। ये पहाड़ी झोपड़ी आपका आश्रय है। और पापा? यही सवाल था। वह सवाल जिसे मैं टाल रही थी। तुम्हारे पापा को पूरी तरह से निचले स्तर पर पहुंचना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सीखेगा। दादी, वह पहले ही निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उसने सब कुछ खो दिया है। सब कुछ नहीं, वह अभी भी आपको लोग हैं। सेबेस्टियन दूसरी तरफ सिसक रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। कल तीनों आओ। तुम्हारा पापा भी? सच में? सच में? लेकिन मेरी शर्तों पर। मैंने फोन रखा और वकील मेहता को फोन किया। वकील, कृपया अभी आरोपों को फिर से सक्रिय मत कीजिए। श्रीमती, मुझे 3 दिन दें, सिर्फ 3 दिन। ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे कानूनी रूप से आगे बढ़ना होगा। अगले दिन रोहित अपने बच्चों के साथ आया। एक उधारी की गाड़ी से उतरा, कपड़े झुर्रियों वाले, दिन की दाढ़ी, गहरे डार्क सर्कल्स के साथ। वह आदमी नहीं था जो कुछ हफ्ते पहले आया था। वह एक भूत था। सेबेस्टियन और मार्केला पहले अंदर गए। रोहित बाहर खड़ा हुआ, जैसे उसे अंदर आने का हक नहीं था। आओ, मैंने दरवाजे से कहा। वह धीमी चाल से आया, मेरी आंखों में देखे बिना। बैठो। वह सोफे पर बैठ गया। बच्चे रसोई में चले गए ताकि मुझे जगह मिल सके।
मैंने कॉफी बनाई, उसे एक कप दिया। उसने कांपती हुई हाथ से उसे पकड़ा, लेकिन पी नहीं। मैंने सब कुछ खो दिया। उसने अंततः खोखले स्वर में कहा, कंपनी, बचत, घर, मेरी पत्नी, सब कुछ। अब क्या? मुझे नहीं पता। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे दोष दोगे? उसने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल, खाली थीं। नहीं, अब मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। यह मेरी गलती थी। सब कुछ मेरी गलती थी। ये पहली बार था। तू मुझसे माफी मांग रहा है? माँ, मैं मैं समझता हूँ। क्या तुम्हें पता है रोहित, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यह नहीं कि तुमने चोरी करने की कोशिश की। तुम्हारी असली गलती यह थी कि तुमने सोचा कि पैसा तुम्हें कोई बना देगा, कि ज्यादा चीजें होना तुम्हारी पहचान है। रोहित ने सिर झुका लिया। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मेहनत करना सिखाया था। मैंने तुम्हें ईमानदार रहना सिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब तुमने तय किया कि ये सब बातें महत्व नहीं रखती और तुमने शॉर्टकट्स चुनने का फैसला किया। मुझे खेद है माँ। मुझे पता है कि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। उसने कॉफी का एक घूंट लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मुझे जेल जाना होगा? मैंने गहरी सांस ली। यह वही फैसला है जिसे मैं टालती आ रही थी। मेरे पास एक अलग प्रस्ताव है। क्या? मैं तुम्हारी सभी कर्ज माफ करती हूँ। 340,000 रुपए की जरूरत नहीं है। रोहित ने चौंक कर सिर उठाया। क्या? लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली, तुम यहाँ पहाड़ी झोपड़ी में मेरे साथ रहोगे, तुम और बच्चे। क्या? दूसरी, तुम्हें काम करना होगा। यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर एक लकड़ी के कारखाने में तुम्हारे पिताजी का एक जानकार है। मैंने उसे फोन किया है। तुम्हें नौकरी देगा, मेहनत का काम, कम पैसे में। रोहित ने आंखें झपकाईं। तीसरी, तुम्हें हर सप्ताह बिना किसी अपवाद के थेरेपी पर जाना होगा। और ये कब तक? 1 साल। तुम यहां रहोगे, काम करोगे, थेरेपी करोगे, हर पैसे को बचाओगे। साल के अंत में अगर तुम सब कर लेते हो तो मैं तुम्हारी नई शुरुआत में मदद करूंगी। एक छोटा सा निवेश, एक ईमानदार छोटा सा व्यवसाय। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम यह क्यों कर रही हो। मैं उठकर खिड़की की ओर चली गई। क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं और माताएं कभी नहीं छोड़ती, भले ही उनके बच्चे उन्हें छोड़ दें। रोहित टूट गया। उसने बचपन की तरह जोर से रोना शुरू कर दिया। गहरे, दिल को छू लेने वाले आंसू, वर्षों की घमंड के टूटने के। सेबेस्टियन और वल्ली किचन से बाहर आए और उसे गले लगाया। पापा, वल्ली ने रोते हुए कहा, सब ठीक होगा। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं हूं रोहित। मुझे तुम्हारी माफी नहीं मिलनी चाहिए। तुम सही हो, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि यही सच्चा प्यार है। ये किसी उपकार के लिए नहीं, बल्कि अनुग्रह के लिए होता है। उस रात हम पहाड़ी झोपड़ी में साथ में रात का खाना खाए। गर्म सूप, ताजा पके बिस्किट और गर्म चॉकलेट। रोहित चुपचाप खा रहा था, अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। सेबेस्टियन और वल्ली ने बर्तन धोने में मदद की। जब बच्चे मेहमान के कमरे में सोने चले गए, रोहित और मैं चिमनी के सामने बैठ गए। माँ, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे सब कुछ करने के बाद कैसे माफ कर सकती हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। इसमें क्या अंतर है? माफी समय और कार्यों से मिलती है। मौका सिर्फ तुम्हारे हर दिन प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और अगर तुम असफल होते हो तो तुम्हारा असफल होना होगा, लेकिन कम से कम तुमने कोशिश की। रोहित ने आग को देखा। ईशान ये सब जानता है। मैं उसे कल फोन करूंगा। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तुम्हें भी अपनी निभानी है। और वल्ली, वल्ली ने अपने रास्ते पर चलना शुरू किया है। उसने स्थायी अलगाव पर हस्ताक्षर किए हैं। वह जुए की लत के लिए पुनर्वास केंद्र में है। अगर वह इसे पूरा करती है तो शायद वह तुम लोगों के साथ कुछ फिर से बना सके। लेकिन यह अब मुझ पर निर्भर नहीं है। रोहित ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मैंने जोड़ा। क्या?
वसीयत अभी भी वैसी ही है। तुम्हें कोई विरासत नहीं मिलेगी। सब कुछ फाउंडेशन और बच्चों के ट्रस्ट को जाएगा। मैं समझता हूँ, मुझे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। अच्छा, क्योंकि यह पैसे के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम उन लोगों के लिए कैसे बनते हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। उस रात, वर्षों में पहली बार, मैंने सोते हुए पाया कि शायद, सिर्फ शायद, मेरा बेटा खुद को वापस पा सकेगा। 1 साल बीत गया। 12 महीनों की परिवर्तन, दर्द और विकास। रोहित ने हर शर्त को पूरा किया, हर एक। वह सुबह 6 बजे से लकड़ी के कारखाने में काम कर रहा था। वह घर आता था, हाथों में दरारें, पीठ में दर्द और गर्व में चोट। लेकिन उसकी गरिमा बरकरार थी। पहले कुछ महीने भयानक थे। मैंने उसे कुछ रातों में अपने कमरे में रोते सुना। 42 साल का आदमी, जो सूट और दफ्तरों का आदी था, अब लकड़ी के तनों को उठाने और भारी मशीनरी चलाने में लगा था। लेकिन वह हार नहीं मानता था। हर गुरुवार वह गांव में मनोवैज्ञानिक के पास थेरेपी के लिए जाता था। वह चुप रहकर लौटता, सोचता रहता, अपनी अंधकार की परतों को समझते हुए। सेबेस्टियन और वल्ली ने झोपड़ी में स्कूल का साल पूरा किया। वे अच्छी तरह से ढल गए, बल्कि बेहतर। उन्होंने अपने पूर्व घर के विषैले माहौल से दूर रहकर फल फूल किया। वल्ली ने अपने जीवन की सबसे अच्छी परीक्षा के अंक हासिल किए। सेबेस्टियन ने यह सीखा कि उसे लकड़ी के साथ काम करना पसंद है, और उसने सप्ताहांत पर लकड़ी के कारखाने में पढ़ाईगिरी सीखना शुरू किया। ईशान ने हर भुगतान किया, 60 में से एक भी चूक नहीं। मार्च में उसने मुझे रोते हुए फोन किया। माँ, मैंने आखिरी जमा किया, 1,000 और 40,000 रुपए पूरी तरह से ब्याज के साथ। मुझे तुम पर गर्व है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन डैनियल ने मेरी मदद की। उसने मुझे ध्यान केंद्रित रखा। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बेहतर हो सकता हूं। वह तुम्हारे लिए अच्छा है, मुझे पता है। इसलिए मैंने उसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया, और उसने हाँ कहा। मेरा दिल खुशी से भर गया। कब? 2 महीनों में। और हम चाहते हैं कि तुम हमारी शादी कराओ। ठीक है, तुम आशीर्वाद दो, तुम सब कुछ का हिस्सा बनो। मैं वहां रहूंगी। वल्ली ने अपना पुनर्वास कार्यक्रम पूरा किया। 6 महीने के बाद वह बाहर निकली, अलग, दुबली, गंभीर, आंखों में उन्माद की चमक के बिना। मुझे सितंबर में फोन किया। मैडम ग्रेसीला, मैंने स्थायी अलगाव पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मैं आपको सच में माफी मांगना चाहती थी, बिना किसी चालाकी, बिना किसी योजना के। तुमने क्या सीखा, वल्ली? एक लंबा विराम था कि लत ने मुझे सालों तक काबू में रखा, कि मैंने अपने आसपास के सभी लोगों का उपयोग किया, कि यह मुझे नष्ट कर रहा था। मैंने अपनी खुद की परिवार को एक ऐसे खालीपन के लिए छोड़ा, जिसे न तो पैसे से और न ही भावनाओं से भर सकता था। और अब मैं खुद के साथ जीने की कला सीख रही हूं, खेल की एड्रेनालिन की जरूरत न महसूस करते हुए, अपने समस्याओं का सामना करते हुए। मुझे यह सुनकर खुशी हो रही है। शायद एक दिन वह मुझे माफ कर देगी, शायद। लेकिन वह दिन आज नहीं है। मैं समझती हूँ। मुझे धन्यवाद कि तुमने मुझे जेल नहीं भेजा इस अवसर के लिए। उसने फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या मैं फिर से उससे कभी सुन पाऊंगी, और यह ठीक था। नवंबर में वह पहला दिवाली आया, जब सब कुछ बिखर गया था। ग्रेसीला और ईशान ने पहाड़ी झोपड़ी को रोशनी और सजावट से सजाया। हमने चिमनी के पास एक छोटा पेड़ लगाया। रोहित और दानिश 2 दिन पहले आए। वे उपहार, खाना और हंसी लाए। रोहित ने रात के खाने की तैयारी की। तंदूरी मुर्गा, पुलाव, सलाद और फालसे गोड़ी। उसने यह सब अपने हाथों से बनाया। 24 अक्टूबर की रात हम सभी मेज के चारों ओर बैठे। रोहित, ईशान, दानिश, ग्रेसीला और मैं कुछ कहना चाहता हूं, रोहित ने खड़े होकर कहा। हम सब ने उसे देखा। 1 साल पहले मैं एक और इंसान था, एक भयंकर, घमंडी, चालाक इंसान, जो अपनी मां को पैसे के लिए नष्ट करने को तैयार था। उसकी आवाज भर्रा गई। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस साल ने मुझे सिखाया कि गिरावट दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा पाया जिसे मैंने भुला दिया था, मेरी मानवता। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। ग्रेसीला, दानिश
मुझसे माफ करो कि मैं वह पिता नहीं बन पाया जिसे तुमने डिजर्व किया, जो प्यार के बजाय दिखावे को प्राथमिकता देता था। दोनों रोने लगे। ईशान, मुझसे माफ करो कि मैंने तुम्हें अपनी योजनाओं में घसीटा, अपनी बीमार महत्वाकांक्षा से संक्रमित किया। ईशान ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। और मां, रोहित ने मुझसे सीधे देखा। मुझे माफ करो कि मैंने तुम्हें भुला दिया, तुम्हें एक साधन के रूप में देखा और उस असाधारण महिला के रूप में नहीं, जिसने मुझे जीवन दिया। उसने मुझे पाला, मुझसे प्यार किया, यहां तक कि जब मैं उसका हकदार नहीं था, वह मेरे सामने घुटने के बल बैठ गया। मैं तुम्हारा माफी का हकदार नहीं हूं, लेकिन अगर तुम कभी मुझे माफ कर सको तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इसे मानने की कोशिश में बिताऊंगा। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा। रोहित, मैं तुम्हें माफ करती हूं। वह मेरे गले में बच्चे की तरह रो पड़ा। रात के खाने के बाद, जब बाकी लोग बर्तन धो रहे थे और भजन गा रहे थे, मैं बालकनी में गई। आसमान साफ था, तारे बर्फ से ढके पेड़ों पर हीरे की तरह चमक रहे थे। ईशान मेरे पीछे आया, हाथ में 2 गर्म चॉकलेट के कप लिए। मां, तुम किस बारे में सोच रही हो? तुम्हारे पिता के बारे में। मैं उसे कितनी याद करती हूं अभी भी। वह तुम पर गर्व होता कि तुमने सब कुछ कैसे संभाला। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मुझे पता है, पापा हमेशा कहते थे कि तुम सबसे मजबूत महिला हो जिसे उन्होंने जाना। अब मैं समझती हूँ कि क्यों। हमने चुपचाप चॉकलेट पी। ईशान, क्या तुम खुश हो? हाँ माँ, अपनी जिंदगी में पहली बार मैं सच में खुश हूँ। मेरे पास कर्ज है, मैं 2 नौकरियों में काम कर रहा हूँ, एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास दानिश है, मेरे पास शांति है, मेरे पास गरिमा है। तो क्या तुम अमीर हो? वह मुस्कुराया। हाँ, शायद मैं हूँ। अगले दिन जादुई थे। हम जंगल में घूमे, बोर्ड गेम खेले, कहानियां सुनाई, हंसे। 1 जनवरी को, जब सब सो रहे थे, मैंने अपना डायरी खोला। मैंने 1 साल पहले सब कुछ लिखना शुरू किया था। विश्वासघात, दर्द, संघर्ष, मोक्ष। मैंने अंतिम प्रविष्टि लिखी। आज मैं 68 साल की हूं। मैं अब वह महिला नहीं हूं जो अपने बच्चों से प्यार के टुकड़े की उम्मीद करती थी। मैं अब वह मां नहीं हूं जो अकेलेपन के डर से इस्तेमाल होने देती थी। मैंने एक परिवार खोया, लेकिन कुछ अधिक मूल्यवान पाया। मैंने खुद को वापस पा लिया। रोहित एक सच्चे आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। ईशान ने अपनी राह खोज ली है। वल्ली ठीक हो रही है। ग्रेसीला और दानिश वास्तविक प्रेम के माहौल में बड़े हो रहे हैं। और मैंने आखिरकार समझ लिया कि गरिमा को ढोने वाली अकेलापन से बेहतर है। वह पहाड़ी झोपड़ी, जिसे सब नापसंद करते थे, हमारे लिए एक आश्रय बन गई। वह जगह जहां एक टूटी हुई परिवार ने खुद को फिर से बनाने की कला सीखी, न कि पैसे से, बल्कि सच्चाई, परिणामों और कठिन लेकिन वास्तविक प्रेम के साथ। मेरी वृद्ध महिलाओं के लिए फाउंडेशन मार्च में खुलेगा। हम अन्य महिलाओं की मदद करेंगे जो मेरी तरह अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपनी गरिमा को खोजें। क्योंकि किसी को भी 77 साल की उम्र में यह सीखने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वे कौन हैं, न कि वे क्या दे सकते हैं। मैंने डायरी बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। सूरज पहाड़ियों के पीछे निकल रहा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग रहा था। एक नया साल, एक नई जिंदगी। ग्रेसीला अपने बिस्तर से नींद में निकली। दादी, क्या तुम जाग गई हो? मैं सो नहीं पाई। किस बारे में सोच रही थी? कभी कभी सब कुछ खोना ही वह तरीका है जिससे हम जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे जीत सकते हैं। उसने मुझे मजबूती से गले लगाया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ दादी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे प्यारे। रोहित ने कॉफी बनाई, ईशान ने हॉट केक बनाए, दानिश ने संगीत लगाया। वल्ली रसोई में नाच रही थी और मैं अपनी मेज पर बैठकर उन्हें देख रही थी। मेरा टूटा हुआ परिवार अधूरा फिर से बन रहा था, लेकिन असली, आखिरकार असली। क्योंकि असली धन उस चीज में नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि उस चीज में है जिसे तुम कभी भी खोने नहीं देते। तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान। और यह मुझे कभी नहीं छीना जाएगा। यदि यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई
यदि तुम कभी इस्तेमाल हुए, भुलाए गए या कमतर आंके गए महसूस करते हो, तो मुझे अपना कमेंट छोड़ो। मुझे बताओ कि तुम हमें कहाँ से देख रहे हो और ग्रेसिला की कहानी से तुम क्या सीखते हो। अगर आपको लगता है कि अपनी गरिमा को वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती, तो लाइक करें और असली जीवन की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उन बहादुर महिलाओं की कहानियों के लिए जिन्होंने बिना किसी अपराध बोध के खुद को पहले रखना सीख लिया, क्योंकि हम सभी को प्यार की आवश्यकता है। लेकिन पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। मेरे साथ अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक। ग्रेसिला तिवारी ने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए पहाड़ी गांव में अपने घर का सजावट करना शुरू किया। घर के बाहर रंगोली बिछाई गई थी, जिसमें रंग बिरंगे फूलों और चावल के रंगों से सुंदर चित्र बनाए गए थे। दिवाली की रौनक चारों ओर छाई हुई थी और ग्रेसिला के दिल में खुशी की लहर थी। रोहित, उसका भाई, फाल से गुड़ी बनाने में व्यस्त था। उसने कहा, दीदी, तुमने रंगोली कितनी खूबसूरत बनाई है। यह दिवाली को और भी खास बना देती है। ग्रेसिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में रोहित, और तुम फाल से गुड़ी बनाते रहो। यह हमारे मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। उनकी छोटी बहन वल्ली घर के अंदर जाकर बिस्किट और पुलाव तैयार कर रही थी। वह हमेशा उत्साहित रहती थी, खासकर त्योहारों के समय। भाई, दीदी, क्या तुमने देखा? हमारे पड़ोसी भी हमें दिवाली की शुभकामनाएं देने आए हैं। उसने कहा, चलो उन्हें आमंत्रित करते हैं। ईशान, ग्रेसिला का पति, बाहर से आकर बोला, हम सब मिलकर एक साथ दिवाली मनाएंगे। परिवार ने मिलकर एक बड़ा सा टेबल सजाया, जिसमें फाल से गुड़ी, बिस्किट और पुलाव रखा गया। सभी ने एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, उन्होंने पटाखे जलाए। एस्टेला, ग्रेसिला की मां, अपने परिवार के बच्चों को समझाया, दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के साथ प्रेम और संबंधों को मजबूत करने का पर्व है। सभी ने एक दूसरे की आंखों में खुशी देखी और एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त किया। यहां तक कि वकील मेहता भी आए हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए, ग्रेसिला बोली। वह जानती थी कि इस त्योहार पर सभी को एक साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। इस तरह पहाड़ी गांव में दिवाली की रात ने पूरे परिवार को एकजुट किया और सभी ने मिलकर इस खास दिन को यादगार बना दिया।